हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए, और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं, और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, सो आज के टॉपिक से लेते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, एंड दोज विल बी फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के जो करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने है लॉ कमीशन को लेकर पूछा गया। लॉ कमीशन को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। 3 स्टेटमेंट्स आपको लॉ कमीशन को लेकर दी है। न्यूज क्यों थी वो भी डिस्कस करेंगे, बट पहले फर्स्ट लॉ कमीशन जो है इंडिपेंडेंस के बाद बनी, वो 1950 के अंदर बनी। यूजुअली जो कमीशन है वो 3 साल में एक बार बनाई जाती है, एंड इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए, आंसर करिएगा। फर्स्ट का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। वैसे पिछले क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पर करेक्ट दिया है, पिनाका और संत लिख दिया राजेंद्र ने, और अवनेश ने भी लिख दिया है, और श्रवण कुमार ने भी 5 लाख लिखा है, विच इज द करेक्ट आंसर। किरण प्रसाद ने ज्वाइन किया है, थोड़ा सा लेट हो गए, कोई बात नहीं किरण, यहीं से ही कंटिन्यू करिएगा। अभी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? पहली लॉ कमीशन जो थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसे सेटअप किया गया था 1955 के अंदर। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। पहली गलत तो बी और डी को कर दीजिए एलिमिनेट। मतलब आंसर या तो ए होगा या सी होगा। मींस सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि वो दोनों में है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो, सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक होगी ही होगी। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? व्हाट शुड बी द आंसर? क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चंदन ए कह रहे हैं, रुचिता बी कह रहे हैं, नजीम 2 and 3 मतलब सी कह रहे हैं। यहां पर डी आंसर ज्यादा आ रहा है मेरे पास। लॉ कमीशन जो है, चेक करिए एक बार, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और नीदर? क्या लगता है? 4 दिन पहले भी द हिंदू के अंदर एक न्यूज आई थी जिसमें कहा गया था देयर इज नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो 22nd लॉ कमीशन जो थी उसे कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा, और यहां पर बात करी गई थी कि कोई इंटेंशन नहीं है इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने के लिए। ठीक है, नाउ यहां पर तभी ये क्वेश्चन बनाया गया क्योंकि सभी को लगेगा कि लॉ कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी तो नहीं है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी बॉडी जरूर होगी, बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नीदर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट स्टैट्यूटरी। ध्यान रखिएगा, न्यूज में था, इस वजह से सरकार ने कहा देयर इज नो इंटेंशन, कोई इंटेंशन है ही नहीं इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की, तो फिर इसको लेकर ज्यादा बात भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा ये चेक करने के लिए कि आपको पता है कि नहीं पता है। 21st कमीशन जो थी वो बनाई गई थी 2015 के अंदर, और 2018 के अंदर वो खत्म हो गई। 3 साल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, नाउ यहां पर अगर इसके स्टेटस की बात करते हैं, जो 3 साल के टर्म है वो तो बात हो गई। इट इज एन एडवाइजरी बॉडी। ये क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि किसको एडवाइज करती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को। सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको, जो आपकी पीपीटी आपको मिलेगी उसमें से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये वही चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले भी। ठीक है, बाकी फैक्चुअल चीजें याद करने वाली, लेकिन एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर पूछा है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है बांग्लादेश का जो स्कोर है वो यहां पर इंप्रूव हुआ है, हो सकता है। नो कंट्री स्कोर्ड इन द टॉप टियर रैंकिंग।
जो टॉपर वाली रैंकिंग थी उसके अंदर किसी भी कंट्री ने टॉप नहीं किया है, और बांग्लादेश की जो परफॉर्मेंस है वो यहां पर इंप्रूव हुई है। बताएं, पिछले क्वेश्चन का आंसर वैसे मुझे रिजवान ने करेक्ट दिया है, जैद मोहम्मद का भी आंसर मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, शगीर चौधरी ने भी इस चीज को सही समझा और सही आंसर किया, नेहा साहू भी यहां पर करेक्ट आंसर दे रहे हैं, कुछ लोगों का यहां पर आंसर गलत भी हुआ है। बताइए यहां पर क्या आंसर होगा। देखिए, ये जो आपका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी है इंडेक्स 2021, इट वाज जॉइंटली रिलीज बाय नॉन प्रॉफिट न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, उनके द्वारा इसे लेकर आया गया है। फाइंडिंग्स जो है उसके ऊपर बेस करा गया कि एक डेटा कलेक्ट किया गया 2020 अगस्त के महीने से लेकर जून 2021 तक, वेरियस पैरामीटर्स के बेसिस पे यहां पर डेटा और रैंकिंग जो थी निकाली गई। टॉप टियर कंट्री यहां पर कोई भी नहीं है, मतलब टॉप कैटेगरी के अंदर जो क्वालिफाई किया वो किसी भी कंट्री ने नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। और बांग्लादेश का स्कोर जो है वो बहुत ही माइन्यूट लेकिन इंप्रूव जरूर हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन लेकर आया है वो मैं आपको बता भी चुका हूं और यहां पर भी मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूछ रहा है, एम्बरग्रीस इज ऑल्सो नोन एज, एम्बरग्रीस को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे सॉलिड गोल्ड कहा जाता है, प्योरेस्ट गोल्ड कहा जाता है, फ्लोटिंग गोल्ड कहा जाता है, या गैसियस गोल्ड कहा जाता है? यहां पर रिसेंटली क्राइम ब्रांच हमारी जो पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस है, उन्होंने पुणे के अंदर 550 ग्राम एम्बरग्रीस जो है उसको यहां पर क्या किया है, सीज किया है, क्योंकि इसकी स्मगलिंग करी जा रही थी। ये है क्या, बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा? चारों में से क्या आंसर लगता है? इज इट अ सॉलिड गोल्ड, प्योरेस्ट गोल्ड, फ्लोटिंग गोल्ड, गैसेस गोल्ड? सो आंसर इज इट इज फ्लोटिंग गोल्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन एक और भी करेंगे। जो न्यूज है वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स के अंदर बनेगा क्वेश्चन, बनेगा तो मेंस के अंदर चांसेस नहीं है। नाउ एम्बरग्रीस को लेकर पूछे, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 1 से 2 करोड़ होती है पर केजी। ये मेडिसिन के लिए भी यूज करने के लिए जाना जाता है, एंड इट इज ऑल्सो यूज इन सम परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के अंदर भी इसे यूज करने के लिए जाना जाता है। 10 सेकेंड्स का टाइम शुरू हो गया, जल्दी से आंसर करिए। मिस्टिक सचिन ने पिछले क्वेश्चन का सेकंड का सी आंसर किया है, ओके। थर्ड का भी सी आंसर किया, विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, कुछ इनकरेक्ट कुछ करेक्ट आंसर मिले जुले आ रहे हैं। मोहम्मद नजीम ने करेक्ट आंसर किया है, बढ़िया। श्रम कुमार ने यहां पर करेक्ट आंसर किया है, ओके। बाकी लोग बताइए। चलिए, यहां पर बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने जो आंसर किया है, इसकी जो वैल्यू है 1 से 2 करोड़ की है। मेडिसिन के अंदर, परफ्यूम्स के अंदर भी इसे यूज किया जाता है, और कुछ जगह तो ये भी कहा कि फूड फ्लेवर के लिए भी इसे यूज किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस, टोबैको के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। काफी एक्सट्रीम रेयर एक सब्सटेंस माना जाता है। और यहां पर जो जो एरियाज इसके हैं यूटिलिटी के, वो मैंने आपको बता दिए हैं। डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां कहां पे यूज किया जाता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ट्रेड एंड सेल जो इसकी है एम्बरग्रीस की, वो 40 से ज्यादा कंट्री के अंदर बैन है। ये आप इसको सेल परचेज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर इसको रेगुलेटेड तरीके से यूज किया भी जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 5th क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, क्योंकि 3 पहले क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट थे। यूपीएससी में भी ऐसा होगा, काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, फिर बीच में एक बिल्कुल आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, रिलैक्स रहकर आप उसे आंसर कर पाएंगे। रणथंभौर नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है? जल्दी से बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए। व्हाट डू यू थिंक? बहुत आसान क्वेश्चन है, रणथंभौर न्यूज में तो बताऊंगा। यहाँ पे पूछ रहे हैं इज इट इलीगल? यस, यहां पर भी ये लीगल नहीं है भरत, जो आपने पूछा। यहां पर बिल्कुल ठीक है, ये तो फ्री के मार्क्स थे। क्या आंसर होगा? राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रणथंभौर नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेट करता है? इट इज 13.5 किलोमीटर, जो सवाई माधोपुर आपकी सिटी है राजस्थान के अंदर, उससे उसके नॉर्थ में आपका लोकेट करता है। लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्या हिल रेंजेस। ठीक है, नेशनल पार्क इन राजस्थान, प्राइमरली इसे जाना जाता है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, और इसी वजह से ये दोबारा से न्यूज में भी था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपको दे दी है।
चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, जो कि आपका इकोनॉमिक सेक्शन से क्वेश्चन है, जो कि पूछ रहा है कि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एनसीडी को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। दे यूजुअली गिव मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू एफडी, एफडी के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज्यादा होता है। ये डेट कैटेगरी के अंदर आते हैं एंड इसकी मेच्योरिटी डेट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोच के आंसर करिएगा। कुमारी शिखा ने 5th का बी आंसर किया है, ओके करेक्ट आंसर। एमजे राजस्थान ने बी, एमजे ने राजस्थान आंसर किया, करेक्ट है। जैद मोहम्मद ने करेक्ट आंसर किया है। रामानुज मौर्य ने भी पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 6? देखिए काफी सारी कंपनी जैसे कि आईआईएफएल, होम फाइनेंस, इंडिया बुल्स, एडलवेज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो है अपने अपने पब्लिक इश्यूज के साथ आ रही हैं ताकि नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो है उनसे आपका फंड रेस किया जा सके। और यहां पर जो ऑफरिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी बेहतरीन है, 8.25 टू 9.7%। क्या किसी को पता, आप सभी के पास आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स होंगे, तो सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है, एफडीज के ऊपर कितनी होती है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वहां पर फिर आपको समझ में आएगा कि यहां पर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करी जा रही है दैट इज मच 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 बेटर देन द सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडीज एंड आरसी, ठीक है, आरडी जो आपकी होती है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या इंटरेस्ट बेटर है एफडी के कंपैरिजन में? बिल्कुल ठीक है। क्या ये डेट कैटेगरी में आती है? देखिए दो कैटेगरीज होती है, डेट एंड इक्विटी। जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स को परचेज करते हैं वो इक्विटी में आता है, तभी कहते हैं ना आप शेयर खरीद कर शेयर होल्डर बन जाते हैं, मींस आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन डेट इज मोर लाइक अ लोन, तो ये डेट कैटेगरी के अंदर आता है। डिबेंचर इज लाइक अ डेट कैटेगरी, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट है वो समझ इस चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे कि जब भी कंपनी को जो भी कंपनी के डेट्स रीपे करने होते हैं, सबसे पहले हम जो क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर का जो पैसा देना होता है, उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं कंपेयर टू द इक्विटी होल्डर्स, ठीक है। एनसीडी की फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, बिल्कुल ठीक है। इसमें बता दिया जाएगा कि ये जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है 5 साल के लिए है, तो 5 साल के बाद आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तीनों स्टेटमेंट ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, वैसे यहां पर मुझे सेविंग्स की बताई है 4.2 बताई है, एंड एफडी 12, एफडी की काफी ज्यादा है, एक बार चेक करिएगा 12%, यू आर टेलिंग मच मच मोर। सेविंग्स की अगर आप देखेंगे आजकल इट डिपेंड्स अपॉन द बैंक, 3.5 टू 4% जो है सेविंग आपकी रेट चल रही है। और अगर आप देखेंगे एफडी के अंदर 6-7% आपको और 8% बहुत कम जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है इसमें से बताएं कौन सा नॉट करेक्ट है, इसमें से एनसीडी का कौन सा बेनिफिट नहीं है। इट जनरेट्स वेरिएबल इनकम पीरियोडिकली, ये क्या करता है, जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं ये आपको वेरिएबल इनकम देते रहते हैं। दे ऑफर हायर इनकम देन द पोस्टल सेविंग्स, पोस्टल सेविंग्स के कंपैरिजन में आपको ज्यादा यहां पर रिटर्न कमा कर देते हैं। बताइए क्या आंसर होगा? व्हाट वुड बी द आंसर, बताएं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को लेकर। देखिए अभी एक चीज हमने पीछे देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इनकम है और जो मैच्योरिटी डेट है इसके अंदर वो फिक्स्ड रहेगा, सो इट इज नॉट वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट जो है यहां पर फिक्स्ड इनकम को जनरेट करती है, एंड यस दैट इज पीरियोडिकली, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, लेकिन हाँ पोस्टल के कंपैरिजन में भी आपको एनसीडी से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कमा सकते हैं। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, आपको बताना था नॉट करेक्ट, तो आंसर विल बी ए। अगर किसी ने इसे करेक्ट समझ के बी आंसर किया है तो -2 अपने आप को दे दीजिएगा, एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी -2 लिख दीजिएगा, ठीक है। नाउ यहां पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अच्छा काफी सारे लोग सी आंसर कर रहे हैं, नो। यहां पर नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पोस्टल भी, जो पोस्टल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है, पोस्ट ऑफिस देता है, उसको भी पीछे छोड़ दिया जाता है बहुत बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको भी पीछे छोड़ दिया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है अनसिक्योर्ड एनसीडी के बारे में, अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के बारे में। अगेन आपका इकोनॉमिक सेक्शन से इस बार भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे, और हम जो भी चीजें आपके न्यूज़पेपर में इकोनॉमिक सेक्शन से रिलेटेड हैं वो डिस्कस करेंगे। अनसिक्योर्ड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड के कंपैरिजन में रिस्कियर होते हैं, हो सकता है। अनसिक्योर्ड एनसीडीज जो है दे आर बैक्ड बाय एसेट्स, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उससे बैक्ड होते हैं ये अनसिक्योर्ड एनसीडीज। देन इन द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन अनसिक्योर्ड एनसीडीज इज हायर, जो एनसीडी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट सिक्योर्ड के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आपको यहां पर बताना है
करेक्ट कौन सा है? 10 सेकंड का टाइम जो है वो मैं शुरू कर देता हूं। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। क्या ये ज्यादा रिस्कियर होते हैं, कम रिस्कियर होते हैं? क्या यहां पर एसेट की बैकिंग होती है? क्या यहां पर रेट जो है वो ज्यादा होता है? देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं, लाइफ में भी रिस्क और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप कैसा है? रिस्क और रिवॉर्ड का रिलेशनशिप कैसा है? अगर मैं आपको कहूं ग्रुप सी सर्विस का कोई एग्जाम या ग्रुप बी सर्विस का कोई एग्जाम, बैंक का कोई एग्जाम और एसएससी का कोई एग्जाम, वहां पर रिस्क यूपीएससी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, और रिवार्ड जो है वो कम है या ज्यादा है? ये बताइए। रिस्क और रिवॉर्ड का क्या लिंक है? अगर हम यूपीएससी देखें, यूपीएससी में रिस्क जो है वो ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है। अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम की, वहां पर रिस्क कंपैरेटिवली, देखिए रिस्क तो वहां पर भी है लेकिन बैंकिंग में या एसएससी के अंदर रिस्क कंपैरेटिवली कम है, इसी वजह से यूपीएससी के कंपैरिजन में रिवॉर्ड भी कम है। तो लाइफ जो है इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है, मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड। तो यहां पर आपको क्या लगता है? अनसिक्योर्ड एनसीडीज आर मच रिस्कियर, नाम में ही अनसिक्योर्ड है तो सिक्योर्ड के कंपैरिजन में रिस्कियर तो होंगे ही होंगे, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि रिस्क ज्यादा आप ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट भी तो ज्यादा होगी, मतलब रिवॉर्ड भी तो ज्यादा होगा। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी और आप यहां पर दोनों को जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, मोर द रिस्क मोर द रिवॉर्ड। ठीक है, तो 1 और 3 आपकी करेक्ट हो जाती है। व्हाट अबाउट अनसिक्योर्ड एनसीडी? देखिए, एसेट की बैकिंग होती तो ये अनसिक्योर्ड होती नहीं। अनसिक्योर्ड का मतलब यही है ना कि उसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, तो अनसिक्योर्ड एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो है दे आर रिस्कियर, और इसके पीछे कोई भी एसेट की बैकिंग नहीं होती। जब भी कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी अपनी पेमेंट के अंदर, इन्वेस्टर्स हैव नो चॉइस बट टू वेट, उनको वेट करना पड़ेगा अंटिल दे रिसीव पेमेंट्स एज देयर आर नो एसेट ऑफ द कंपनी जो कि उनके ड्यूज को रिकवर करा सके। एसेट बेचकर जो पैसा आएगा उससे सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को तो पे कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ पैसा बचेगा तो ही अनसिक्योर्ड को पे किया जाएगा, बिकॉज उनके पास एसेट की बैकिंग नहीं होती। इसी वजह से तो उनको ज्यादा रिस्क लेने की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट पे किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सेक्शन बहुत से लोगों को डिफिकल्ट लगता है, तो ये चीज अगर समझ में नहीं आई तो इस क्वेश्चन पे दोबारा जाइएगा वीडियो के अंदर, तो दोबारा से इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। नाउ यहां पर जो एनसीडीज है उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जो आपको ऑलरेडी बता दिए हैं वही मैंने यहां पर आपके नोट्स के लिए ऐड करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के अंदर कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? नाउ एक एनुअल सर्वे है ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, जो कि मर्सर एंड सीएफए इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। 3 सब इंडाइसिस का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी। एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, ताकि रिटायरमेंट इनकम जो है वो यहां पर 50 इंडिकेटर्स के थ्रू मापी जा सके। आपको बताना है कि यहां पर क्या आंसर होगा, किसने इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जिसमें 50 इंडिकेटर्स के बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, और यहां पर जो रैंक भी किया जाता है वो एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी के बेसिस पे किया जाता है। नाउ करेक्ट आंसर इज आइसलैंड। आइसलैंड हैज टॉप द रैंकिंग विद एन इंडेक्स वैल्यू, कितनी इंडेक्स वैल्यू है? 84.2, फॉलोड बाय नेदरलैंड जिसकी वैल्यू है 83.5। थर्ड पोजीशन पे आया है नॉर्वे। ठीक है, सबसे कम जो यहां पर स्कोर है वो थाईलैंड का है, और इंडिया की जो रैंक है वो है 40th। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया की जो रैंक है वो है 40th। टोटल कंट्रीज कितनी है? 43। 43 कंट्री में 40वां हमारा रैंक आया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहां पर 9th का आंसर होगा ए। रिजवान ने करेक्ट आंसर कर भी दिया, यहां पर राजेंद्र चंदन का भी आंसर मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है, श्रवण कुमार का भी आनंद कुमार के साथ करेक्ट आंसर यहां पर है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने रैंकिंग्स आपको बता दी हैं आइसलैंड की भी, और जो वेरियस कंट्रीज ने इसको फॉलो किया ताकि अपने नोट्स के लिए किसके द्वारा लेकर आया गया ये आप सेव करके रख सकें। लास्ट क्वेश्चन एनपीएस। एनपीएस के ऊपर पहले भी 2 बार पिछले कुछ सालों में क्वेश्चन पूछे जा सके प्रीलिम्स के अंदर, उसी को लेकर क्वेश्चन पूछा है चेंज करके। एनपीएस को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। एनपीएस जो है इसे 2004 में शुरू किया गया था, हो सकता है, और जब इसे शुरू किया गया इसे सभी के लिए ओपन किया गया था, ये भी हो सकता है। रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट जो है वो इसके अंदर आज के टाइम में पैसा लगा सकते हैं। बताएं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। एनपीएस को लेकर पीछे भी प्रीलिम्स के अंदर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ट्राई टू थिंक अबाउट इट, क्या लगता है आपको आंसर होगा? एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल सही है, इट वाज स्टार्टेड इन 2004। ठीक है, लेकिन जो
सभी के लिए इसे ओपन किया गया था, एवरीवन। ये किया गया 2009 के अंदर, ये शुरू से नहीं किया गया, शुरू में नहीं था। जब इसे शुरू किया गया 2004 के अंदर, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए था। लेकिन फिर आगे सरकार को समझ में आया कि पैसा तो हम प्राइवेट इंडिविजुअल से भी ले सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा मिलेगा, और हो सकता है प्राइवेट इंडिविजुअल जो है, जो अपना कोई प्राइवेट काम कर रहा है, उसको भी पैसा लगाने में इसमें रुचि हो, जो इंटरेस्ट है वो यहां पर हो। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, क्या आज के टाइम में दोनों पैसा लगा सकते हैं? तो एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का कोई भी सिटीजन, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, जिसकी एज 18 से 65 के बीच में है, वो एनपीएस को ज्वाइन कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, विद रेफरेंस टू कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर कौन सा है। कर्नाटका अकाउंट्स फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द कॉफी प्रोडक्शन, जो कि हमारे यहां पर किया जाता है। और इसके अंदर भी मलेंदो रीजन जो कर्नाटका का है, वो मेजर कॉफी ग्रोइंग रीजन है। रोबस्टा जो है अकाउंट्स फॉर मेजर क्वांटिटी, अराउंड 70% कॉफी प्रोडक्शन जो हमारा कंट्री के अंदर रोबस्टा टाइप की होती है। कर्नाटका, केरला, असम को यहां पर जाना जाता है कॉफी प्रोडक्शन के लिए ज्यादा। जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा यहां पर। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने है। कॉफी को लेकर फिर एक बार मैप के ऊपर भी देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक? यहाँ पे आंसर्स मेरे पास आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर प्रतीक्षा ने ए दिया है, बाकी लोग बताइए। उज्ज्वला डी कह रहे हैं, रुचिता भी डी कह रहे हैं, उनको लग रहा है तीनों यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है, बाकी लोग बताएं। ओके, नजीम भी ए कह रहे हैं, डी कह रहे हैं, ऑल कह रहे हैं। ठीक है, देखिए जब हम मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स की बात करते हैं, उसके अंदर कर्नाटका का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि कर्नाटका के अंदर आपको 71% मतलब 2/3 से भी ज्यादा कॉफी मिल जाएगी। देन दूसरे नंबर पे आता है आपका केरला 21%, तो 92 तो यही हो गया। देन आता है नाम आपका तमिलनाडु, जहां पर 5% कॉफी मिलेगी। ठीक है, तो आसाम नहीं है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, दे आर द मेजर कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। पहली दो स्टेटमेंट आपकी ठीक थी, क्योंकि यहां पर 2/3 से ज्यादा हो रही है, और रोबस्टा 70% भारत के अंदर आपको दिखाई देगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, तो प्रतीक्षा का आंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे, जो आपका रीजन जो है कर्नाटका का, वो आपको दिया है जहां पर कॉफी प्रोडक्शन आपको ज्यादा से ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा, ऑन द on the western side. Let's move to next question. Which of the following states does not have एनक्लेव ऑफ यूटी ऑफ पुदुचेरी? इसके अंदर कौन सा स्टेट ऐसा है जिसमें पुदुचेरी का कोई भी एनक्लेव नहीं है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला? बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा। एमजे ज्वाइन कर चुके हैं, अनुराग नायक कह रहे हैं फर्स्ट का ए करेक्ट आंसर है आपका, अवनीश का भी फर्स्ट का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, जो पुदुचेरी है या पौंडीचेरी है, इसका इनक्लेव कहां पर है कहां पर नहीं है, ये आपको बताना है। सो यहां पर मेरे पास भरत सी कह रहे हैं, रिजवान सी कह रहे हैं। तो यहां पर देखिए, एक बार मैप के ऊपर देखिएगा, यहां पर देखिए इसको, चलिए थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखाता हूं। ऊपर देखेंगे पौंडीचेरी, यनम यहां पर आंध्रा के अंदर, फिर आपका नीचे आएंगे कराईकल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, माहे इन केरला, कर्नाटका के अंदर आपको कोई नहीं दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी यहां पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहां पर वेरियस ट्रिब्यूटरीज को देकर पूछा है कि महानदी की कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें से है? इब, टेल, हसदेव, इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐसी है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है? 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए कौन सी ट्रिब्यूटरी ऐसी है जो कि महानदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी जो है इट राइजेस फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से, और 851 किलोमीटर ये फ्लो करती है बिफोर इट मूव्स टू बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये आपकी 851 किलोमीटर चलती है। इसमें आपकी शिवनाथ, जोंग, खासदेव, मांद, इब, ओंग, तेल, ये सभी इसकी ट्रिब्यूटरीज यहां पर दिखाई देंगी। थर्ड का आंसर काफी सारे लोगों ने करेक्ट दिया है, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। यहां पर अगर आप देखेंगे भी सही तो आप ऊपर हसदेव आपको दिखाई देगी, मंद दिखाई देगी, इब रिवर भी दिखाई दे रही है। दिस इज द महानदी रिवर। जोंग रिवर राइट साइड से आ रही है, फिर शिवनाथ आपकी राइट साइड से आ रही है। तो लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन द प्राइवेट सेक्टर इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट। इन चारों में से ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कौन सी पोर्ट लोकेट करती है? क्या वदिनार पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट है, पिपना पोर्ट है या फिर धामरा पोर्ट है? चार नाम आपको दिए हैं, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि ईस्टर्न बाउंड्री के ऊपर, ईस्टर्न रीजन के ऊपर आपको दिखाई देगा? बताइए। बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। वैसे आपको मैं यहां पर भी दिखाता हूं कि आपको कांदला पोर्ट दिखाई देगा ऑन द वेस्टर्न साइड, गुजरात के अंदर देख रहे हैं, और ऊपर सिका पोर्ट भी दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पे कांदला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए उड़ीसा के पास आपको ईस्टर्न साइड पे धामरा पोर्ट जो है, फिर नीचे पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर दिखाई देगा। वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो ऊपर मुंबई, जेएनपीटी, मार्मागांव, मंगलोर एंड कोचीन दिखाई देगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे यहाँ पर मुझे रिया का आंसर करेक्ट भी दिखाई दे रहा है, शिव प्रकाश ने भी करेक्ट आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू दमन एंड दीव। दमन एंड दीव को लेकर पूछा, बताइए यहाँ पर करेक्ट क्या है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? कोलाक रिवर एग्जिस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ दमन एंड कलाई रिवर एग्जिस्ट टुवर्ड्स द साउथ ऑफ दमन। नॉर्थ ऑफ दमन, साउथ ऑफ दमन की रिवर जो है वो यहाँ पर बताई है। दमन इज बाउंड बाय गुजरात टुवर्ड्स द ईस्ट। दमन के ईस्ट में अगर आप देखेंगे वहां पर गुजरात आपको दिखाई देता है। दीव एक ऐसा आइलैंड है जो कि क्या करता है, इट इज कनेक्टेड बाय 2 ब्रिजेस टू द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? इसको 2 ब्रिजेस से कनेक्ट किया हुआ है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए क्या आंसर होगा। कोलाक रिवर नॉर्थ ऑफ दमन में है क्या? बताइए। फिफ्थ का आंसर बताएं क्या होगा। ऋषु कह रहे हैं डी होगा, नेहा कह रहे हैं डी होगा, राजेंद्र भी डी कह रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो दीव इज एन आइलैंड जिसको 2 ब्रिजेस से कनेक्ट किया है, ये स्टेटमेंट तो आपकी ठीक हो जाती है। दमन इज बाउंड बाय गुजरात टुवर्ड्स द ईस्ट। एक बार मैप के ऊपर भी देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके भी देखिएगा। दिस इज दीव दमन। ईस्टर्न साइड पे क्या है? ईस्टर्न साइड पे गुजरात आपका राज्य जो है, स्टेट है, वही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नीचे आप रिवर्स भी देख सकते हैं, ये गुजरात रीजन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर ये आपकी कोलाक रिवर है, बीच में दमन गंगा है, नीचे यहां से आपकी सेकंड रिवर जो है वो जा रही है। ठीक है, तो कहां पर लोकेट करता है? नॉर्थ और साउथ की रिवर जो है वो नाम आपके सही दिए हुए हैं। दमन जो है ईस्टर्न साइड में, गुजरात आपको दिखाई देगा, कोस्टल रीजन है, ये भी ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले यूपीएससी 2022 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, यू कैन गो टू exam.netmoc.com। वहां पर जो लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। ये आपकी पूरे एग्जाम की तैयारी कराने में आपको काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दादरा एंड नगर हवेली के बारे में। दादरा एंड नगर हवेली इज द यूनियन टेरिटरी एंड कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको लेकर ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट दादरा नगर हवेली को लेकर करेक्ट है। इट वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच बिफोर इट्स लिबरेशन। तो पहले इसे फ्रेंच लोग रूल कर रहे थे, हो सकता है। गुजरात से सराउंडेड है, गुजरात और महाराष्ट्र से सराउंडेड है ये जो लोकेशन है। यूनियन टेरिटरी जो है इसकी अपनी एक कोस्ट लाइन भी अवेलेबल है। बताएं क्या आंसर होगा यहाँ पर दादरा नगर हवेली को लेकर? क्वेश्चन नंबर 6। What should be the answer? कहां पर लोकेट करती है? सराउंडेड बाय क्या है? कोस्ट लाइन है कि नहीं है? अनुराग कह रहे हैं 6 का आंसर होगा सी। देखिए पहले तो यहां पर आए, दिस इज द लोकेशन, सराउंडेड बाय व्हाट? सराउंडेड बाय ऊपर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र, तो ये तो करेक्ट हो गया। क्या इसकी कोई आपको कोस्ट लाइन दिखाई दे रही है? नहीं, ये तो अंदर वाली साइड ही है। कोस्ट लाइन तो किसकी थी? आपकी ऊपर जो लोकेशन अवेलेबल थी, ठीक है, दमन दीव वाली जो लोकेशन थी, वहां पर आपको ये देखने को मिला कि वो कोस्टल रीजन के ऊपर थी। यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट हो जाती है, लेकिन पहली स्टेटमेंट यहां पर कौन थे? बताइए, फ्रेंच लोग थे क्या? नहीं, पोर्टुगीज जो थे वो यहां पर आए थे। यूनियन टेरिटरी की कोस्ट लाइन भी अवेलेबल नहीं है। पहली तीसरी स्टेटमेंट गलत, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट ठीक, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देन लद्दाख इज कॉल्ड द कोल्ड डेजर्ट एंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इंडस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, जो कि लद्दाख से होती हुई जाती है। मे बी लद्दाख इज सराउंडेड बाय कराकोरम रेंज, ये भी हो सकता है। टुवर्ड्स द नॉर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एंड जास्कर माउंटेन्स आपको साउथ के अंदर यहाँ पर दिखाई देंगे। द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन इंडिया, द्रास जो है वो भी यहीं पे लोकेट करता है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए क्या आंसर होगा। तिब्बत से निकलते हुए इंडस आपकी कहां से होती हुई जाती है? इंडस से होते हुए आपकी जो रिवर है वो कहां से होती हुई जाती है? आपकी जो इंडस, तिब्बत से होते हुए ये जो इंडस रिवर है आपकी लद्दाख से होती हुई जाती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लद्दाख इज सराउंडेड बाय कराकोरम रेंज, अभी आपको मैप के ऊपर दिखाता हूं, टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड जास्कर माउंटेन्स एंड ग्रेट हिमालय आपको कहां पे दिखाई देगा? सदर्न डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे द्रास रीजन जो है कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से डी आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द लद्दाख प्लेटू, जैसे कि मैप के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी कराकोरम रेंज है। थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको, दिस इज द लद्दाख रेंज, एंड यहां पर आपको ये बॉर्डर रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे लेह नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द जास्कर रेंज जो अभी आपको शो हो रही होगी यहां पर, ठीक है। सो जास्कर रेंज, काराकोरम, बीच में आपका लद्दाख रेंज, लद्दाख, ठीक है, और यहीं से आपकी रिवर जो है वो निकलती हुई फिर पाकिस्तान की साइड में एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। छोटा नागपुर प्लेटू जो है ये आयरन, कोल और मैग्नीज के अंदर काफी रिच है, हो सकता है। देन हुंड्रू फॉल्स इज सिचुएटेड इन छोटा नागपुर प्लेटू ऑन रिवर सुबर्णरेखा, ये भी हो सकता है। Tibetan Plateau is the highest plateau in the world at an elevation of around 4,000 to 6,000 meters above mean sea level, ये भी हो सकता है। तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या लगता है आपको? छोटा नागपुर प्लेटू रिच है आयरन कोल के अंदर, जो फॉल है वो सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर ही है। फिर मैं आपको जो प्लेटू है वो दिखाऊंगा, वहां पर कैमूर रेंज भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। मीनाक्षी यादव कह रहे हैं डी होगा, नेहा साहू भी डी कह रहे हैं। चलिए, छोटा नागपुर प्लेटू किस में रिच है? आयरन, कोल, मैग्नीज के अंदर करेक्ट हो जाता है। हुंड्रू फॉल्स भी यहाँ पर सुबर्णरेखा रिवर के ऊपर है, और जो एलिवेशन दिया है टिबेटन प्लेटू का वो भी करेक्ट है। लेकिन हाँ, मैप के ऊपर देखिए एक बार, दिस इज द रीजन, लेकिन आसपास की लोकेशन को जरूर देखिएगा। नीचे देखिए महानदी रिवर है, ठीक है, दिस इज द सुबर्णरेखा रिवर, जहां पर आपका फॉल जो है वो लोकेट करता है, ठीक है। ऊपर कैमूर रेंज दिखाई देगी आपको, एंड दिस इज द सोन रिवर। मैकाल रेंज भी आपको ये बीच में से जाती हुई ये वाली ये दिखाई दे रही है, ठीक है। आसपास की चीजों को मिस मत करिएगा। ऊपर से आपकी गंगा होती हुई जा रही है, फिर यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है, और वहां पर गंगा आपकी एंटर करके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है, तो नीचे बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, जो कि पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट्स देकर बताएं कौन सी करेक्ट है। इंडिया इज एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो भारत जो देश है वो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है। मतलब कहने का यह है कि जो इक्वेटर है उसकी एक लोकेशन यहां पर बताइए। मे बी इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, ये भी हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ नॉर्थ टू साउथ इज मोर देन ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर अभी आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए क्या आंसर होगा। व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है आंसर यहाँ पे? उज्ज्वला ने भी यहाँ पर सही आंसर किया है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया है। भक्ति ने 9th का ए आंसर किया है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या दोनों हमारी कंट्री से पास हो सकते हैं? आंसर इज नो। दोनों कैसे जा सकते हैं? दोनों में से एक जाएगा, क्योंकि हमारा नॉर्थ टू साउथ जो एक्सपेंशन है वो उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंड इंडिया लाइज एंटायरली टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? क्या लगता है? यस, क्योंकि आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो आपका पास करता है कहां से? इंडिया में। और इंडिया के अंदर भी कौन कौन से राज्य से, वो नाम आपको ध्यान होना चाहिए। जो इक्वेटर है, मान लीजिए दिस इज द कंट्री,
तो यहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है इक्वेटर नीचे से, और फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो और भी नीचे से। तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है, लेकिन हाँ, नॉर्थ टू साउथ का एक्सटेंट आपका ईस्ट टू वेस्ट से ज्यादा है। ए इज द आंसर। मैप के ऊपर देखिए किस तरीके से ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जा रहा है, देखिए भोपाल से होता हुआ। ठीक है, ये स्टेट्स भी याद रखिएगा, गुजरात जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल आपको दिखाई दे रहा है। और नॉर्थ टू साउथ का एक्सपेंस जो है वो 3214 किलोमीटर है, लेकिन ईस्ट टू वेस्ट का 2993 है। तो बड़ा कौन सा है? नॉर्थ टू साउथ का एक्सपेंशन ज्यादा है, ईस्ट टू वेस्ट का एक्सपेंशन कम है। ठीक है, तभी हमारा जो आंसर था वो यहाँ पर क्या हुआ, वो यहाँ पर ए हो गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस व्हेन वी डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इसे ईस्टर्न घाट कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपका पूर्वी घाट है। ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? वेस्टर्न घाट्स जो है वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूअस है, एलिवेशन के अंदर हाई है, लेकिन ईस्टर्न घाट जो है वो बीच बीच में टूटे हुए हैं और उनकी हाइट भी कम है। हो सकता है वेस्टर्न घाट प्लेन्स आर नैरो एंड एट सेवरल प्लेसेस फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट डेल्टा एरियाज, वेयर ईस्टर्न घाट प्लेन्स जो है वो वाइडर है, फर्टाइल है और वाइडर रिवर डेल्टास भी बनाते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। यहां पर मीनाक्षी ने और रिया ने तो सारे स्टेट्स के नाम भी लिख दिए हैं, बढ़िया, जो आपके ईस्ट टू वेस्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू करता है उनके। बताइए क्या आंसर होगा यहां पर। देखिए दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूअस भी है, वो पूरा इस तरीके से चलेगा, देखिए पूरा इस तरीके से, लेकिन ईस्टर्न घाट बीच बीच में गैप के साथ चलता है, हाइट भी इसकी ज्यादा है इसकी कम है, ये चीज एक तो। लेकिन हाँ, यहां पर आपको जो डेल्टाज है ईस्टर्न साइड पे वो बड़े बड़े बने हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। ठीक है, फैन टाइप डेल्टा जिसको कहा जाता है, रिवर जब बे ऑफ बंगाल में मिलने वाली होगी तो इस तरीके के बड़े बड़े डेल्टा बनने शुरू हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूज ऑफ 15th ऑफ दिसंबर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। तो अभी हम एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। मुजारा मूवमेंट के बारे में जानेंगे, वो बिल्कुल प्रेजेंट जो आपका एक मूवमेंट हुआ है उसी से रिलेट करता है। निकारागुआ कंट्री जो है ये न्यूज में थी, इसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। न्यू कैलेडोनिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मीथेन को लेकर भी एक क्वेश्चन रहेगा। फिर एक क्वेश्चन चकमास को लेकर, हाजोंग्स को लेकर रहेगा। आईएक्सपीई मिशन कौन भेज रहा है, किस लिए भेज रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आईआईपी का डेटा आया है, इसको लेकर भी एक एमसीक्यू रहने वाला है। बक्सा टाइगर रिजर्व को लेकर और एक टाइगर रिजर्व को लेकर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि मुजारा मूवमेंट को लेकर पूछा गया है, ये किससे रिलेट करता है। 10 सेकंड का टाइम मैंने यहां पे शुरू कर दिया आपका। क्या ये फार्मर्स, विमेन, ट्राइबल या स्टूडेंट, किससे रिलेट करता है? आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या लगता है आपको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मुजारा मूवमेंट को लेकर क्या आंसर होगा? देखिए करेक्ट आंसर इज फार्मर्स। अभी आपका फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा था, हुआ क्या, उसके बाद सरकार ने अपने बिल्स को वापस लिया और उसके बाद जो फार्मर्स थे उन्होंने बॉर्डर्स को खाली करना शुरू किया। तो यहां पर जो फार्मर्स वापस आ रहे हैं उनको लेकर भी बात करी गई कि देखिए दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि फार्मर्स मूवमेंट करे जा रहे हैं, इवन आजादी से पहले भी फार्मर्स मूवमेंट किए जाते थे। और यहां पर जो आंसर दिया है और जो एग्जाम्पल दिया है वो 1949 के मुजारा मूवमेंट का दिया है। तब क्या हुआ था, पटियाला की रियासत के अंदर जो लैंड थी, जो लैंडलेस फार्मर्स होते थे उनको मुजारा कहा जाता था। तो लैंडलेस फार्मर्स कोशिश कर रहे थे कि हम इतने साल से इस लैंड के ऊपर खेती कर रहे हैं तो ये लैंड हमें मिलनी चाहिए। और उस टाइम पर रियासत के जो रूलर थे वो क्या कर रहे थे, वो उन लैंड्स को जागीरदार्स को देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब भी फार्मर्स ने मूवमेंट किया और वो मूवमेंट भी उनका सक्सेसफुल रहा, जैसे कि यहां पर उनका जो मूवमेंट था वो हमने देखा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो भी बता दिया है। क्वेश्चन यहां पर प्रीलिम्स के अंदर मुजारा को लेकर पूछा जा सकता है, किस चीज को लेकर था वो भी आपको बता दिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निकारागुआ। निकारागुआ पिछले एक हफ्ते से काफी न्यूज में है। पूछा गया निकारागुआ को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, हो सकता है। ये ताइवान को एक सेपरेट कंट्री के तौर पे रिकॉग्नाइज करती है, हो सकता है। इसका जो बॉर्डर है वो ग्वाटेमाला को टच करता है। यहां पे आंसर करिएगा, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। टाइम पीरियड मैंने आपका शुरू कर दिया है ऑलरेडी। क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा यहां पर? बताइए, बिल्कुल ध्यान से आंसर करना है और जानबूझ के मैं कह रहा हूं ध्यान से आंसर करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है इसके अंदर। बताइए। नो वन हैज आंसर्ड सो फार, ऐसा क्यों?
रुचिता कह रहे हैं सेकंड का ए, एस चौहान कह रहे हैं सेकंड का ए, मीनाक्षी कह रहे हैं ए, ओके, धीरज कह रहे हैं सी, गोविंदर कह रहे हैं एस। अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बॉर्डर दिखा देता हूं कि वो ग्वाटेमाला से टच करता है कि नहीं करता है। तो यहां पर देखिए, दिस इज निकारागुआ, ऊपर एल सल्वाडोर, वैसे बिटकॉइन को लेकर काफी न्यूज में रहती है कंट्री, होंडुरस है और ऊपर ग्वाटेमाला है, ठीक है। तो यहां पर तीसरी स्टेटमेंट तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, ये तो आपकी हट गई। अब आप कहेंगे सर बचा हुआ ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। इट इज अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, बिल्कुल ठीक है, हमने अभी देखा ये पनामा के ऊपर है आपका सेंट्रल अमेरिका, ऊपर क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका, नीचे क्या है साउथ अमेरिका। बट अगर ये क्वेश्चन मैं आपसे 4-5 दिन पहले पूछता या फिर अगर 2 दिन पहले भी पूछता तो ये आपका आंसर ए होता, ठीक है, मतलब पहली दोनों स्टेटमेंट ठीक होती, लेकिन आज ही न्यूज आई और मैं चाहता था कि आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते। वो ये चीज थी कि जो ताइवान है उनको 3-4 दिन पहले जब निकारागुआ ने रिकॉग्निशन दी थी, वो रिकॉग्निशन चाइना के दबाव में आकर वापस ले ली है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है और आंसर था, ये कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन था आपका, इसमें ना ए था, बी था, ना सी था, ना डी था। जिसने भी यहां पर इस चीज को पकड़ा कि नन ऑफ द अबव, इसमें कुछ भी आंसर नहीं है, उसको यहां पर मिलेंगे +2 फॉर द कॉन्फिडेंस, 1 एक्स्ट्रा मार्क, ठीक है। यहां पर क्या आंसर होगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं, कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 3-4 दिन पहले पूछा जाता तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन आज ये न्यूज आई कि निकारागुआ ने जो रिकॉग्निशन दिया था, किसको, वो रिकॉग्निशन जो दिया था ताइवान को कि हाँ हम आपको एक सेपरेट कंट्री के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, चाइना के दबाव में आके वो चीज उन्होंने वापस ले ली है, मींस अब वो रिकॉग्निशन नहीं देते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब इस चीज को आप कभी नहीं भूलेंगे कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है न्यू सेलेडोनिया। न्यू सेलेडोनिया किसको बिलोंग करता है, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, फ्रांस को, या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। गुड इवनिंग, नेहा ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे। रुचिता अभी हमने पढ़ा था शाम को, आई होप यू रिमेंबर्ड इट। कोई बात नहीं, -2 हो गया। देन ओके, सभी के -2 हो गए हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी इंप्रूव करिएगा। बाकी क्वेश्चंस आपके सामने है। न्यू सेलेडोनिया, अभी न्यू सेलेडोनिया न्यूज में था, वैसे लोकेट तो करता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास ही, लेकिन टेरिटरी किसकी है, टेरिटरी है ये फ्रांस की। अभी कुछ लोगों ने यहां पर बात करी कि न्यू सेलेडोनिया जो है उसको फ्रांस से अलग करते हैं, मतलब हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें फ्रांस के साथ नहीं रहना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है रेफरेंडम करा लो। रेफरेंडम कराया तो रिजल्ट निकला, पहले तो 44% लोग वोट देने के लिए आए। इस 44% में 96% लोग जो थे उन्होंने कहा कि हमें फ्रांस से अलग नहीं होना है, और 4% लोगों ने कहा कि हमें फ्रांस से अलग होना है। तो ये डिसाइड किया गया कि जो टेरिटरी है वो फ्रांस के साथ ही रहेगी, अलग नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लोकेशन एक बार मैप के ऊपर जरूर देखिएगा, कहां पर लोकेट करती है, आपके इंडो पैसिफिक के अंदर आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास दिखाई देगी। एंड द टेरिटरी बिलोंग्स टू विच कंट्री, फ्रांस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूछ रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज को लेकर कि बताएं इसमें से कौन सी कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्री है। 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूं। रिसेंटली हुआ क्या है, जो 26 जनवरी को आपकी रिपब्लिक डे परेड है, वहां पर हम वेरियस चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, अपने वेरियस मेहमानों को बुलाते हैं, और वहां पर इस बार क्या किया गया है, 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनको यहां पर न्योता दिया गया है इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको अटेंड करने के लिए। तो 2022 के अंदर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज यहां पर आएंगी, जिनको याद करने का तरीका है कुट कैट करके याद कर लीजिएगा, किट कैट की जगह। तो कुट कैट क्या है, के स्टैंड्स फॉर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, देन किर्गिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुट कैट करके याद कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे सागर ने मेंशन कर भी दिया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज को यहां पर न्योता दिया जा रहा है रिपब्लिक डे परेड के लिए। अब ये पहली बार नहीं है जब इतनी सारी कंट्रीज को बुलाया जा रहा है, इवन 2018 के अंदर भी आसियान की सारी कंट्रीज के जो हेड थे उनको यहां पर बुलाया गया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इज दिस द फर्स्ट टाइम दैट सो मेनी चीफ गेस्ट आर इनवाइटेड, आंसर इज नो, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इनसे पहले भी 2018 के अंदर आसियान कंट्रीज को बुलाया गया था, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल तो डी आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले देख लीजिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहां पर है आपका किर्गिस्तान और तजिकिस्तान भी है, चाइना से बॉर्डर टच करता है। मीथेन को लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया मीथेन को लेकर बताइए करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये CO2 से 50 टाइम्स ज्यादा डेंजरस है। हो सकता है नेचुरल फैक्टर्स जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन के एमिशन के लिए, ये भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मीथेन जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस नेट राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर। तो ग्लोबल लेवल पे जो टेम्परेचर में राइज देखा गया है
उसके अंदर 50% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? मीथेन का है। 10 सेकंड का टाइम शुरू कर देता हूं। वैसे बताओ, इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा मीथेन का एमिटर माना जाता है। बाकी आंसर आप करिए यहां पर, क्या लगता है आपको? TTK यू लिखा है, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, कुट कैट करके याद कर लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। यहां पर फिलहाल मुझे फिफ्थ का आंसर दीजिएगा। सैक कह रहे हैं, ओके ठीक है। अनुराग ने सी लिखा है, रुचिता भी सी कह रहे हैं, एंड आई कैन अंडरस्टैंड वाई। रामानुज मौर्य, रुचिता, मीनाक्षी, ओके। देखिए, सी कहने का मतलब है कि आप कह रहे हैं पहली स्टेटमेंट गलत है। यस, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि CO2 के कंपैरिजन में ये 20 से 25 या 20 से 30 टाइम्स आप मान सकते हैं ज्यादा डेंजरस है। नेचुरल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब हम यहां पर मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो 40% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स है, जो मैन मेड फैक्टर्स है, दे आर 60% रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपकी है, नेचुरल फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल, नो, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो स्टेटमेंट है, मीथेन की वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर का, उसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन मीथेन का है, बिल्कुल ठीक है। बट नॉट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इट इज अकॉर्डिंग टू IPCC। IPCC की फुल फॉर्म क्या है बताइए? सो यहां पर जो मंत्रालय है वो नहीं है IPCC की रिपोर्ट के हिसाब से, तो नन ऑफ द अबव, डी यहां पर आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता किसी ने ये ठीक किया होगा, बट कोई बात नहीं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ IPCC, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 किसकी बात कर रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। यहां पर चकमास जो है दे आर बुद्धिस्ट, रिलीजियस तौर पे बात करें तो चकमास क्या है? बुद्धिस्ट है। और हजोंग्स कौन है? हिंदूज है। मे बी 10 सेकंड का टाइम है अभी। चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक कंप्लेन दायर करी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कि रेशियल प्रोफाइलिंग जो है वो चकमास और हजोंग की करी जा रही है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। मतलब एक डेटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, सेंसस किया जा रहा है, और उसके अंदर सिर्फ कितने चकमास हैं, कितने हजोंग है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, उसको यहां पर फाइंड किया जा रहा है। इस चीज की कंप्लेन PMO को करी गई है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात करी जाए तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। तो यहां पर चकमास जो है दे आर बुद्धिस्ट, हजोंग्स जो है दे आर हिंदूस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, यहां से इजी वन था, ये तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि IXPE मिशन को लेकर है, पूछा गया IXPE मिशन जो है इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ये जो है एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है। IXPE मिशन जो है ये एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है जिसे कि नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो भी एसोसिएशन में है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए आपकी IXPE क्या ये एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है? किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? लेट्स सी क्या आंसर देते हैं यहां पर। पिछले क्वेश्चन में ओके शगीर ने सी आंसर दिया था और सचिन डी दे रहे थे। यहां पे रुचिता ने सेवंथ का बी आंसर दिया है। व्हाट अबाउट अदर्स बताइए। अनुराग भी बी कह रहे हैं, बाकी लोग क्या कहेंगे? बी कहेंगे, ए कहेंगे, सी कहेंगे, डी कहेंगे। ऋषु कह रहे हैं बी होगा ISA प्लस नासा, रुचिता ने लिखा है। मीनाक्षी बी कह रहे हैं, किरण भी यहां पर बी कह रहे हैं। ओके ठीक है, यहां पर इट इज एन एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, बिल्कुल ठीक है। नासा ने लॉन्च किया है, लेकिन किसकी हेल्प से? हेल्प कहा जाए या कोलैबोरेशन कहा जाए? इटालियन स्पेस एजेंसी, ना कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। जॉइंट एफर्ट किसके हैं? इटालियन स्पेस एजेंसी, नासा। एक्सरे की एप्लीकेशन क्या होती है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से। एक्सरे की एप्लीकेशन किस किस एरिया में होती है? वैसे बताऊं इस मिशन के अंदर तो स्पेस एक्स फैल्कन 9 लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। तो इलॉन मस्क की जो कंपनी है वो काफी हेल्प कर रही है यहां पर नासा को भी। करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है IIP को लेकर है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या होगा। ये एनुअल बेसिस पे कंपाइल किया जाता है जो डेटा है, इसे NSO के द्वारा कंपाइल किया जाता है, और इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द आंसर। एक्सरे की एप्लीकेशन पूछी थी, चलिए कोई बात नहीं। मेडिकल है, बिल्कुल ठीक है, मेडिकल है। पेंटिंग्स की एज बताने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और यहां पर काफी बार तो प्रोडक्ट्स के अंदर उसको एक्सरे किया जाता है, देखा जाता है कि फेक प्रोडक्ट कौन से हैं, जेन्युइन प्रोडक्ट कौन से हैं, वहां पर भी यूज किया जाता है।
उज्ज्वला ने भी करेक्ट आंसर किया, वैसे माधवी का भी आंसर करेक्ट है। यहां पर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 में ABCD क्या आंसर होगा? रुचिता कह रहे हैं सी होगा, राजेंद्र कह रहे हैं डी होगा, सोनू कह रहे हैं डी होगा, मोहम्मद नजीम कह रहे हैं डी होगा। ओके, तो यहां पर सी अश्विनी कह रहे हैं। ओके, सी और डी के बीच में जंग है। राहुल भी सी कह रहे हैं। अच्छा, जो लोग सी कह रहे हैं इट मींस वो कह रहे हैं कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। जो लोग डी कह रहे हैं वो कह रहे हैं सभी स्टेटमेंट ठीक है। तो सी वालों से मैं पूछूंगा कि पहली स्टेटमेंट में क्या आपको गलती लगती है? व्हेन यू से कि आंसर सी होगा, पहली स्टेटमेंट में आपको क्या लगा कि वो गलत लगी आपको, बताइए। यस, यहां पर इट इज कंपाइल्ड ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। NSO लेकर आता है जो कि मोस्पी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है और 2011-12 इसका साल भी सही हो जाता है। याद करने का तरीका बताए, IIP आप ऐसे लिखते हैं, IIP के अंदर ये II कैसा लग रहा है? 11 जैसा लग रहा है, तो इसका बेस ईयर कितना है? 2011-12, याद रखिएगा इसको। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इजी क्वेश्चन, लेकिन हाँ थोड़े से ट्विस्ट के साथ। बक्सा टाइगर रिजर्व सबको पता है कहां पर है, लेकिन उस लोकेशन में भी किस डायरेक्शन के अंदर है, कहां पर लोकेट करता है? बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वेस्ट बंगाल में है। चलिए ठीक है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, फिर मैप के ऊपर आपको दिखाऊंगा। सोचिए क्या आंसर होगा। शमन टुटेजा कह रहे हैं लास्ट ईयर सेम मंथ से कंपैरिजन। ओके गुड, यहां पर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। नॉर्थ ए आंसर आ रहा है। ओके, सोनू, उज्ज्वला ने, किरण ने ए लिखा है। टच भूटान, सुमेन सॉरी शमन टुटेजा कह रहे हैं भूटान को टच करता है। ठीक है, आपका बॉर्डर जो एरिया वो लोकेट करता है इसके पास। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका दार्जिलिंग वाला एरिया, दिस इज द रीजन। ठीक है, ऊपर आपको भूटान दिखाई देगा, दिस इज बक्सा। ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेट करता है। चलिए लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, जो कि वंस अगेन मैप बेस्ड क्वेश्चन है। एक साइड पे आपको दिए हैं टाइगर रिजर्व, राइट साइड पे उसकी लोकेशन पूछिए। पालामू टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, डंपा टाइगर रिजर्व मणिपुर, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल। देखिए तीसरा तो आप अब आंसर कर ही सकते हैं, थर्ड तो करेक्ट होगा ही। बाकी देखिए अब यहां पर कहां पर लोकेट करते हैं। डंपा कहां पर है? पलामू कहां पर है? क्या होगा आंसर? लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आंसर करिएगा। अनुराग कह रहे हैं आंसर होगा सी, रुचिता भी सी कह रहे हैं, और भक्ति भी सी कह रहे हैं, सुमित भी ज्वाइन कर चुके हैं, सी कह रहे हैं, शमन भी यहां पर सी कह रहे हैं, अवनेश भी सी कह रहे हैं, नजीम, डंपा AP लिखा है, मे भी। चलिए यहां पर बिल्कुल ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, लेकिन पहले दो इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। बट आई वॉन्ट यू टू टेल मी, बताइए डंपा टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेट करता है और पलामू कहां पर है? फिर मैप के ऊपर भी इसको दिखाता हूं मैं। यहां पर देखिए, सर्च करिए, सर्च करिए। ये बक्सा तो आपको यहां पे दिख गया, अब आपको कहीं पे दंपा भी दिख रहा है क्या? दंपा कहां पर है? मिजोरम। पालामू कहां पर है? ये देखिए झारखंड के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए इसको मैं सर्कल में डाल देता हूं, आसान हो जाएगा आपके लिए देखना। दिस इज बक्सा। आप देखिए, अब आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा यहां पर तीनों के तीनों लोकेशंस के हिसाब से। ठीक है, करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर वी आर ऑन 16th एंड 17th ऑफ दिसंबर। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जो आज हम डिस्कस करेंगे। कोल एंडिंग मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे, रेजोल्यूशन प्लान, स्टील को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। एक न्यूज दी गई थी, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर डिस्कशन हमारा रहेगा। न्यू कोड को लेकर डिस्कशन करेंगे, अटल इनोवेशन मिशन, एक स्पीसीज जो आपका है ब्लैक नेक स्टोक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देन आपकी एक बर्ड सेंचुरी जो है इसको लेकर, स्मार्ट सिस्टम के बारे में एंड टॉर्पीडो को लेकर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलेंगे आपको। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको क्या करना है? फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क, फॉर एवरी इनकरेक्ट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग 0, बट फॉर एवरी मिसरीडिंग -2। कोल एंडिंग मॉडल जिसको शॉर्ट में CLM कहा गया था, अभी ये न्यूज में था कल। CLM को लेकर पूछे, बताइए करेक्ट क्या है? पहली स्टेटमेंट CLM को लेकर कहती है कि ये अग्रीमेंट है जो क्रेडिट प्रोवाइड करेगा पब्लिक सेक्टर के लिए, सॉरी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए। हो सकता है बोथ बैंक्स एंड NBFCs
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनका शेयर इसके अंदर 50:50 का होने वाला है। एंड बोरोवर जो होंगे, मतलब जिसको पैसा दिया जाएगा, उसको डिसाइड करने के लिए एनबीएफसी का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। सोनू ने 14 का टारगेट सेट किया, पूनम सेन 15 कह रहे हैं, पीयूषा 15 कह रहे हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, अंकुश ने 13 का है, मंजीत कुमार ज्वाइन कर चुके हैं, भरत 15+ कह रहे हैं, भरत ने बी आंसर किया है, पूनम ए कह रहे हैं, प्रतीक्षा भी ए कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर पैसा दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बैंक्स को भी हेल्प मिलेगी, तभी बैंक्स और एनबीएफसी दोनों हाथ मिला रहे हैं। और इसी वजह से ये को लेंडिंग मॉडल जो है इसे लेकर आया गया, जिसके अंदर बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी 80% पैसा देने की, 20% एनबीएफसी की तरफ से, और दोनों का रिस्क भी फिर 80:20 हो जाएगा। इट इज नॉट 50:50। तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट चली गई, ये भी चली गई, क्योंकि जहां पर भी 2 होगा उसको आप सीधा एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, नाउ डिपेंड करता है कि यहां पर तीसरी स्टेटमेंट सही होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो आपका आंसर रहेगा वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। बोरोवर, इवन दो एनबीएफसी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है, बट बोरोवर को डिसाइड करने की पूरी पावर एनबीएफसी के पास रहेगी। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, और जब आपकी तीसरी स्टेटमेंट ठीक हो गई, बाय डिफॉल्ट तो पहली स्टेटमेंट ठीक होगी ही होगी, क्योंकि बाकी बचे हुए दोनों ऑप्शंस के अंदर इट इज गिवन। सो करेक्ट आंसर विल बी बी। इट इज बेसिकली एन अरेंजमेंट, ताकि क्रेडिट जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए दिया जा सके। एनबीएफसी काफी सारे अलायंसेस कर रही हैं काफी सारे बैंक्स के साथ। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर इज बी, और मुझे यहां पे सुमित का आंसर भी करेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए को लेंडिंग मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि बात करें संकल्प स्कीम। संकल्प स्कीम कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? अगर मैं संकल्प की फुल फॉर्म आपको बता देता तो आसान हो जाता है इसका आंसर करना, लेकिन अभी ऐसे आंसर करिए, क्योंकि यूपीएससी भी आपको फुल फॉर्म नहीं बताने वाला है। एमजीएनएफ एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है फॉर यंग वुमेन एंड मेन, जो कि 21 से 30 साल की आयु के हैं, और उनको यहां पर एकेडमिक, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, सपोर्ट, स्किल डेवलपमेंट उनका किया जाएगा। और जैसे ही मैंने कहा स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, इट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ये प्रोग्राम आता है, अभी न्यूज में था, और मुझे यहाँ पे पीयूष कौशल ने करेक्ट आंसर भी कर दिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आगे बढ़ते हुए संकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टील को लेकर। स्टील को लेकर अभी जो नेशनल स्टील पॉलिसी हमारी है उसको लेकर एक आर्टिकल दिया गया था, वहीं से पूछा गया है क्या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है? हो भी सकता है। और एनएसपी 2017 के अंदर क्या सेल्फ सफिशिएंसी एक की फीचर रखा गया है क्या इस पॉलिसी के अंदर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए। नेहा कह रहे हैं करंट का पोर्शन भी कवर कीजिए, 45 मिनट्स का जो लेक्चर होता है। ओके, ठीक है, फीडबैक टेकन। ऋषु ने सेकंड का भी आंसर किया। ओके, अभी थर्ड पे आइएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग भरत ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। स्टील को लेकर आर्टिकल दिया गया था, क्या इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? यस, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन इंडिया से ऊपर कौन है बताइए इस चीज के अंदर? एटलीस्ट इंडिया से ऊपर कौन सबसे पहले नंबर पे प्रोड्यूस करता है स्टील को, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन हाँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था, अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को देखें, एनएसपी 2017 के अंदर क्या सेल्फ सफिशिएंसी को डाला गया होगा? ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर इतनी कॉमन सेंसिकल दिखाई देंगे कि उसको आप आंख बंद करके ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम कब से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम सेल्फ सफिशिएंसी की बात करें, तो चांसेस आर वेरी वेरी लाइकली कि हमें पॉलिसी के अंदर भी हमने डाला होगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एंड टॉप प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो अंकुश का आंसर देख लीजिए, चाइना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टील पॉलिसी और स्टील से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वैसे यहां पर आपको स्टेट वाइज स्टील का बाइफर्केशन भी मैंने दिया है। कीप ऑन एडिंग सच इन्फोग्राफिक्स फॉर यू, ताकि ये आपको हेल्प करें। आप चाहें तो सीधा अपने नोट्स में भी इनको ऐड कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पूछा है कि हम कौन सी कंट्री को रेफर कर रहे हैं। मैंने आपको 3 स्टेटमेंट दिए इस कंट्री को रेफर करते हुए। ये वो कंट्री है जिसके साथ हमने एक डिफेंस के ऊपर एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2003 में साइन किया था। इस कंट्री ने इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम जो था वो 2010 में ऑर्गेनाइज किया था। और अभी एक न्यूज आई थी हमारे यहां से कि बहुत जल्दी हम सेपा क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है इस कंट्री के साथ साइन करने वाले हैं। रिलेशनशिप हमारे काफी अच्छे रहते हैं इस कंट्री के साथ। हमारे यहां से काफी सारे लोग इस कंट्री के अंदर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए भी जाते हैं। बताइए किस कंट्री की बात करी जा रही है? क्या करेक्ट आंसर होगा? नेहा राव, योर फीडबैक इज टेकन, डोंट वरी अबाउट इट, विल डू दैट। तमन्ना कौशिक ने पिछले क्वेश्चन का थर्ड का सी आंसर किया। ओके, बट अबाउट फोर्थ, शमन फोर्थ का सी कह रहे हैं, और फिर मुझे ए भी आंसर आया रुचिता का। पूनम सेन ए कह रहे हैं, भरत, रोहित, रंजन ए कह रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू करेक्ट आंसर इज यूएई।
ये यूएई अभी न्यूज में थी। सेपा को लेकर बात किया गया है कि बहुत जल्दी इनके साथ साइन किया जाएगा। 2010 में इन्होंने आईओएनएस भी कराया था, ऑर्गेनाइज किया था, और हमने एक डिफेंस डील भी इनके साथ 2003 के अंदर करी थी। करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि न्यू कोड को लेकर है। ठीक है, न्यू कोड को लेकर पूछा जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज अवेलेबल है। 4 कंट्रीज आपको दी है, इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री नहीं है, वो आपको बतानी है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्या इंडिया न्यू कोड के अंदर है? व्हाट अबाउट यूएई, इजराइल, यूएसए? अब देखिए न्यू कोड बता रहे हैं तो ओल्ड के बारे में भी बता दीजिएगा, ओल्ड कोड की कंट्रीज भी बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर वंस यू रजिस्टर योर आंसर। 5th का आंसर क्या होगा? सुमित, शिव प्रकाश बताएं कौन सी कंट्रीज है आपकी न्यू कोड के अंदर। नया कोड, पुराना कोड जो था वो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। नया जो कोड है उसको कह रहे हैं कि वो उसका चाइना को काउंटर या काउंटर बैलेंस करने के लिए नहीं बनाया गया, रादर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को इकोनॉमिकली और अदरवाइज एनहेंस करने के लिए बनाया गया, जिसके अंदर आपको देखिए दिखाई देगा आई स्क्वेयर यू स्क्वेयर। आई स्क्वेयर यू स्क्वेयर क्या है? 2 आई है, 2 यू है, दैट इज इंडिया इजराइल 2 आई हो गए, आई बेस्ड कंट्रीज, यूएई एंड यूएसए यू बेस्ड कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे लगता है ये तो सभी का करेक्ट होगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। खैर यहां से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वैसे यहां पर बता दिया मैंने। हाँ, ओल्ड कोड के बारे में बताइए। ओल्ड कोड को लेकर कंट्रीज लिखी है किसी ने? ओके, शमन ने लिखा है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, इंडिया, एंड रुचिता ने भी करेक्ट आंसर किया है। चलिए बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ओके, उससे पहले एक बार जो आपका exam.network.com वेबसाइट है, वहां पर आप 200 डेज का जो कोर्स है आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। देयर आर अदर स्टूडेंट्स जो अभी आपके साथ इस लेक्चर के अंदर है, उनसे भी चाहे तो आप फीडबैक ले सकते हैं। सो यहाँ पर आप डे वाइज तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपकी लाइव क्लासेस भी डेली रहती हैं और आपके रिकॉर्डेड सेशंस भी रहते हैं, तो किसी भी तरीके से आप पूरे स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं अलोंग विद वीकली ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑल्सो। ठीक है, द सेम अप्लाइज इन मिशन यूपीएससी 2022, लेकिन यहां पर आपको मटेरियल ज्यादा मिल जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अटल इनोवेशन मिशन एम को लेकर है। पूछा गया अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने अनाउंस किया है 2nd एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंज, ताकि ग्लोबल वाटर वूज को खत्म किया जा सके। और ये किस कंट्री की एम्बेसी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जा सके, ताकि यहां पर नई नई इनोवेशन आ सके, वाटर को रिसाइकल करने के लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करी जा सके। तो इसको लेकर कौन सा देश यहां पर जो नीति आयोग है और अटल इनोवेशन मिशन है उसके साथ काम कर रहा है? बताइए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ए बी सी डी। सो करेक्ट आंसर विल बी डेनमार्क। तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड रॉयल एम्बेसी ऑफ डेनमार्क टू इंडिया, उन्होंने 2nd एडिशन ऑफ वाटर इनोवेशन चैलेंज को अनाउंस किया है। एंड आई कैन सी हियर पूनम सेन ने करेक्ट आंसर किया है, प्रतीक्षा कुमारी शिखा का आंसर भी करेक्ट हो जाता है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ब्लैक नेक स्टोक को लेकर पूछ रहा है। बताइए करेक्ट आंसर क्या है? ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, हो सकते हैं। दे आर नियर थ्रेटेंड एज पर आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं और ये इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। अभी ये स्पीसीज न्यूज में थी क्योंकि इनका ब्रीडिंग सीजन जो था वो शुरू हो रहा था, इसी वजह से जहां पर ये ब्रीडिंग करी जा रही है वो लोकेशन भी आपकी न्यूज में थी और ये स्पीसीज भी आपकी न्यूज में थी। बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। रोहित ने सी आंसर किया है। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? मंजीत कुमार ने बी लिखा है, मीनाक्षी डी कह रहे हैं, बी सी डी तीनों आ गए, बस ए बचा, ए भी दे दीजिए। ओके, ए भी आ गया मेरे पास। अच्छा 6 का है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं। दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स। देखिए सुनने में लगता है न्यूज में तो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, बट दिस इज नॉट अ माइग्रेटरी बर्ड, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया है। इट इज अ रेजिडेंट स्पीसीज। और यूपीएससी भी ऐसे करेगा, जहां पे कॉमन सेंस फेल हो जाती है वहां पर उस तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनाए जाते हैं। रेजिडेंट स्पीसीज है, एक ही जगह पर रहता है, ठीक है। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आपको श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, लेकिन माइग्रेटरी नहीं है। और जैसी मैं कहता हूं माइग्रेटरी नहीं है तो आपकी सारी टेंशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपके ए बी और डी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ओनली सी रिमेन्स। क्योंकि जैसी पहली स्टेटमेंट आपने एलिमिनेट करी ना, व्हेन यू गेट टू नो कि इट इज अ रेजिडेंट स्पीसीज, इट इज नॉट अ माइग्रेटरी स्पीसीज, आपके ए बी डी अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 1 1 1 तीनों जगह पर है। तो वेदर ये नियर थ्रेटेंड है या नहीं, आपको पता है नहीं पता, इट रियली डजंट मैटर। आपको इंडिया श्रीलंका के बारे में पता है नहीं पता, इट रियली डजंट मैटर। करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन जो आपको यूज करनी पड़ेगी। चलिए अबे भी ज्वाइन कर चुके हैं और अबे ने करेक्ट आंसर भी कर दिया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। खिजादिया बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहां पर ये लोकेट करती है? चार ऑप्शंस आपके सामने है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या फिर गोवा। ये जो सेंचुरी है ये भी न्यूज में थी बर्ड्स की वजह से। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, फिर मैप के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं कहां पर लोकेट करती है। आज तो बिल्कुल आराम से बैठिएगा, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम 8वें क्वेश्चन पे ही हैं, 12 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हुए हैं। सो रोहित रंजन ने 8th का आंसर दिया है बी। बाकी लोग बताइए। सेंचुरी इज लोकेटेड एट द वाटरशेड ऑफ रपेरल रिवर एंड कलंदरी रिवर, नॉर्थ ईस्ट कोस्टल रीजन ऑफ जामनगर में ये लोकेट करती है। गुजरात इज द करेक्ट आंसर। आप में से कौन कौन गुजरात में से आता है कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दिस सेंचुरी इज लोकेटेड नियर नरारा आइलैंड एंड बायोडाइवर्सिफाइड कोरल रीफ भी आपको यहां पे मिलेंगी। बी इज द करेक्ट आंसर। मैप के ऊपर भी देख लीजिए, यहां पर आसपास की सेंचुरी भी जरूर देखिएगा। हियर इट इज। बाकी भी देखिए ऊपर नीचे कौन कौन सी है, थोड़ा सा छोटा और कर देता हूं यहाँ पे। बनी ग्रासलैंड, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, थोल बर्ड सेंचुरी, ब्लैक बक नेशनल पार्क, नरारा मरीन नेशनल पार्क। नीचे बताइए, रुचिता ने लास्ट टाइम इसका आंसर किया था गिर नेशनल पार्क, ठीक है। और यहां पर आपकी जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है वो भी लोकेट करती है। मैप के ऊपर मैप भी करते चलेंगे। नेक्स्ट, स्मार्ट। स्मार्ट को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये एक कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। वैसे स्मार्ट क्या है, टोर्पीडो बेस्ड सिस्टम है आपका। ये 2 स्टेज सिस्टम है, हो सकता है। द सिस्टम ऑफ दिस मिसाइल हैज बीन डिजाइंड फॉर द एनहेंसमेंट ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी। तो यहां पर 10 सेकेंड आपके पास है। मैंने आपको वैसे हिंट दे ही दिया कि इट इज रिलेटेड टू टॉर्पीडो। बताइए, स्मार्ट जो आपका टॉर्पीडो बेस्ड सिस्टम है, अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है। पूरी फुल फॉर्म है इसकी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम। स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? सुपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम, ठीक है। टॉर्पीडोस क्या होते हैं आपने देखा होगा, गाजी मूवी भारत ने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था। तो जो सबमरीन्स फायर करती हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। वैसे तो ये एयरक्राफ्ट से भी ड्रॉप किया जाता है, लेकिन इसे पानी में ड्रॉप किया जाता है, अंडर वाटर जाता है और दूसरी सबमरीन के ऊपर अटैक करता है। दैट इज द टॉर्पीडो। और उसी तरीके के एक सिस्टम, कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम, जो 2 स्टेज का है, वो अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है डिजाइन किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया भी से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। रिया का आंसर पूनम सेन के साथ यहां पर मुझे करेक्ट दिखाई दे रहा है। चलते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। टॉर्पीडो कैन बी फायर्ड फ्रॉम, टॉर्पीडो को कहां कहां से फायर किया जा सकता है? एयरक्राफ्ट से, सबमरीन से, शिप से। जल्दी से बताएं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। यूजुअली हमने इसे एक ही लोकेशन से फायर होते हुए देखा है, लेकिन अभी यहां पर चेक होगा कि यहां पर कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, जो आपने न्यूज़पेपर में चीज पढ़ी थी जो कि यूनिक थी काफी। बताइए 10th क्वेश्चन का आंसर। तमन्ना कह रहे हैं डी, बाकी लोग बताइए। रोहित रंजन कह रहे हैं डी। तो मैंने अभी वैसे पीछे क्वेश्चन के अंदर 9th के अंदर ही आपको हिंट दे दिया था। टॉर्पीडोस वैसे हमें लगता है, क्योंकि मूवीज में हमने देखा है कि सबमरीन ही फायर करती है, लेकिन शिप भी फायर कर सकते हैं और यहां पर एयरक्राफ्ट भी उसे ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन इसे ड्रॉप पानी के अंदर ही करना होता है और पानी के अंदर बेसिकली अंडर वाटर जाकर सबमरीन के ऊपर अटैक करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, लेकिन हाँ अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि कल के एमसीक्यूज हमने छोड़े थे। तो 10 कल के, 10 आज के, वो हम करेंगे। अभी फिलहाल मुझे ये बता दीजिए 10 में से कितना स्कोर है, फिर हम आगे चलेंगे 11वें क्वेश्चन के ऊपर और फिर इस तरीके से 20 क्वेश्चन अपने पूरे करेंगे। फिलहाल देखते हैं किसकी स्टैंडिंग क्या है, कौन कहां कहां पर है, ताकि आपको भी पता चल सके कि टॉप पोजीशन पे आने के लिए आपको कितना और स्कोर करना पड़ेगा। बताइए 10 में से कितना स्कोर किया है, फिर हम 11वें क्वेश्चन पे चलेंगे। रोहित ने लिखा है मारीच, वरुणास्त्र, ठीक है। देन रचिता ने 8 का स्कोर किया है, अच्छा स्कोर है। रोहित रंजन अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 9 पे है। रिया ने 9 किया है। शमन आज थोड़ा सा पीछे रह गए, 5 का स्कोर है। तमन्ना भी 9 पे, अच्छे स्कोर है। चलिए, भक्ति का भी 7 का स्कोर है। पीयूषा 7 पे है। चलिए, अमित का स्कोर देखिए 10 on 10, बहुत बढ़िया। चलिए, अंकुश भी थोड़ा सा पीछे रह गए, कोई बात नहीं। अब आपको पता है बेसिकली कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, और बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करिएगा। 20 में से कम 12 तो आपको लाने ही लाने। सेकंड टाइम जब देखेंगे तब अपने नोट्स बना लीजिएगा। अभी पूरा ध्यान क्वेश्चन को सोल्व करने में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गवर्नर इज द एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी। गवर्नर जो होते हैं एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के। एज ए चांसलर गवर्नर वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गवर्नर
काउंसिल मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे काम करते हैं। गवर्नर यूजुअली अपॉइंट्स द वीसी ऑन द एडवाइस इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, या तो एडवाइस पे या कंसल्टेशन जो स्टेट गवर्नमेंट देता है उसके हिसाब से वीसी को यहां पर अपॉइंट करते हैं। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ये आपको बतानी है। 11th क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। व्हाट शुड बी द आंसर। श्री ज्वाइन कर चुके हैं, कोई बात नहीं, यहीं से आंसर करिएगा। कंचन ज्वाइन कर चुके हैं, कोई बात नहीं कंचन, अभी 10 क्वेश्चन ही हुए हैं, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। बताइए। मीनाक्षी कह रहे हैं डी आंसर होगा, बाकी लोग बताइए। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच आई रेड, और मुझे लगा इसके ऊपर क्वेश्चन बनाना चाहिए बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि गलतियां होंगी इसके अंदर। प्रतीक्षा ने सी लिखा है, डी ज्यादा लोग आंसर कर रहे हैं, ओके। स्टेट यूनिवर्सिटी चांसलर होते हैं, रिया सी कह रहे हैं, ओके ठीक है। तो मुझे जो आंसर मिल रहे हैं वो सी और डी मिल रहे हैं। ऋषु कुमारी डी कह रहे हैं, भरत गुप्ता डी कह रहे हैं। चलिए देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, गवर्नर एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के, चलो बढ़िया है। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर का जो रोल होता है वो गवर्नर के पास होता है। गवर्नर कौन बनेगा आगे जाके, सिविल सर्वेंट्स ही ज्यादा बनते हैं, तो आप ही लोगों को ये जो पद है वो भी संभालना है आगे जाकर। नाउ क्योंकि आप सी और डी आंसर कर रहे हैं, ज्यादातर लोग डी आंसर कर रहे हैं, तो मैं यहां पर पहली वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई, ठीक है, मतलब सी तो वैसे ही नहीं हो सकता है क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। गवर्नर यूजुअली अपॉइंट वीसी, वीसी को गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की कंसल्टेशन ली जाती है, ये भी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। एज ए चांसलर गवर्नर वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए वैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि गवर्नर जो है वो जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्हीं की एड और एडवाइस पे काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्स ऑफिशियो पोजीशन, मतलब जब वो चांसलर के तौर पे काम कर रहे हैं तब वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं। केरला केस के अंदर गवर्नर्स ऑफिशियल पोर्टल असर्ट while the governor functions with the aid and advice of council of minister as chancellor he can act independently of the council of minister। मतलब वैसे देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो गवर्नर काम करेंगे किसी भी पद पर करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको एड एंड एडवाइस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक्स ऑफिशियल पोजीशन है यहां पर वो एक चांसलर के तरीके से एक्ट कर रहे हैं। केरला केस के अंदर कहा गया चांसलर के तौर पे ही एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं यूनिवर्सिटी मैटर के अंदर। तो दिस इज एन एक्सेप्शन, और यूपीएससी कहां पे खेलता है, यूपीएससी एक्सेप्शन पे ही खेलता है। तो यहां पर वैसे बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक होती है, लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं, एज ए चांसलर को हटा दूं तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। लेकिन बिकॉज यहां पर मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, एज ए चांसलर वो कैसे काम करते हैं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है? नहीं, दिस इज द ओनली एक्सेप्शनल एरिया जहां पर उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। आंसर क्या हो जाएगा, बी। दैट्स व्हाई आई मेड दिस क्वेश्चन। अभी गलती मत करिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। मैंने न्यूज आपको नहीं बताई, कंट्रोवर्शियल न्यूज थी, उसकी जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन हाँ ये टॉपिक जरूरी था। वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट। एक व्यक्ति को या फिर एक गवर्नर को दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का कार्यभार दिया जा सकता है, मे बी। आर्टिकल 163 कहता है देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करेंगे, ये भी हो सकता है। और आर्टिकल 201 कहता है गवर्नर को एम्पावरमेंट दी गई है कि वो चाहे तो किसी भी बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं कि पहले प्रेसिडेंट को दिखाया जाएगा, उसके बाद इस बिल को पास करिएगा। बताइए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। 3 स्टेटमेंट्स गवर्नर को लेकर। गवर्नर का टॉपिक करंट अफेयर्स में था, लेकिन हाँ ये आपके स्टैटिक पोर्शन के अंदर भी आ सकता है और यहां पर एमसीक्यूज बनेगा इसका। आर्टिकल 153 कहता है दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। क्या कहता है, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह नहीं लिखा देयर शुड बी अ यूनिक गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अगर होता देयर शुड बी अ यूनिक गवर्नर फॉर ईच स्टेट, तो देयर शुड बी अ यूनिक गवर्नर का मतलब यही है कि हर स्टेट के अंदर आपको एक अलग गवर्नर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन द स्टेटमेंट इज अ गवर्नर, नॉट अ यूनिक गवर्नर। मींस एक गवर्नर जो होंगे, एक व्यक्ति जो होंगे, वो एक या एक से ज्यादा स्टेट का भी कार्यभार ले सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। आर्टिकल 163 देयर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीछे ही बता चुका हूं कि यस देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एड एंड एडवाइस करेगी, किसको, गवर्नर को। लेकिन मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर, इफ द गवर्नर इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ चांसलर, क्या ये चीज अप्लाई होगी वहां पर? आंसर इज नो, बिकॉज दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। तो आर्टिकल 163 वैसे तो करेक्ट है, लेकिन एक्सेप्शन भी है इसकी। आर्टिकल 201 के अंदर गवर्नर तो यहां पर राजा है, चाहे तो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अच्छा चलिए ये बताएं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है क्या गवर्नर को? पिछले कुछ दिनों से ऑर्डिनेंस खेल रहे थे जब तक विंटर सेशन शुरू नहीं हुआ था।
प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, पूरी पावर होती है, और हमने देखा भी था प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के अंदर इस पावर को यूज करते हैं। इसी तरीके से गवर्नर के पास भी आर्टिकल 213 के अंदर ये पावर होती है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल यहां पर आंसर डी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस अर्थ ब्लैक बॉक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। अर्थ का जो ब्लैक बॉक्स है वो किस एरिया से रिलेट करता है? क्या ये एविएशन सेक्टर के बारे में सुना है आपने ब्लैक बॉक्स, क्लाइमेट सेक्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, या फिर नन ऑफ द अबव? धरती का ब्लैक बॉक्स बताइए, अर्थ का ब्लैक बॉक्स किस एरिया से रिलेट करता है? 123 आंसर किया भरत गुप्ता ने, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस करेक्ट है। कुमारी शिखा का आंसर 213 बिल्कुल करेक्ट है। कंचन एज यूजुअल करेक्ट है। शमन टुटेजा इज ऑल्सो राइट हियर। रुचिता ने भी करेक्ट आंसर किया। काफी लोगों ने 213 लिख दिया, बहुत बढ़िया। यहां पर 13 का आंसर आ रहा है बी मेरे पास। रुचिता, कंचन, सुमित भी बी कह रहे हैं। बी के अलावा भी कोई और देना चाहेगा? आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर स्टूडेंट्स टू गिव ए एज द आंसर। वैसे ए मेरे पास आ भी रहा है। अनीशा आ चुके हैं, आकांक्षा आ चुके हैं। चलिए, मतलब आप लोग फंस चुके हैं, वही चीज यूपीएससी करेगा। यहां पर देखिए, ब्लैक बॉक्स जो होता है ये बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, ये सभी आप जानते ही हैं। जो ब्लैक बॉक्स है वो ऑरेंज कलर का होता है। और ये किस लिए होता है? क्रैश होने से पहले, जो एयरप्लेन क्रैश हो रहा है, एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा है, जितनी भी चीजें स्क्रीन, कॉकपिट में जो स्क्रीन होती है सामने, वो सारी इंफॉर्मेशन ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। और लास्ट मिनट्स के अंदर जो पायलट को पायलट है उनकी कॉन्वर्सेशन भी उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये एक्सीडेंट हुआ क्यों। लेकिन उसी तरीके का एक सिस्टम जो है वो अर्थ के लिए बनाया जा रहा है, इसी वजह से कहा गया उसे अर्थ ब्लैक बॉक्स। हो सकता है कुछ लोगों ने सिर्फ ब्लैक बॉक्स समझ के ए आंसर किया हो, बट ये ए आंसर नहीं है। इट इज अ क्लाइमेट सेक्टर इनिशिएटिव। एक वोल्ट बनाया जा रहा है जिसका साइज एक सिटी बस के बराबर का होगा, जो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया आइलैंड के अंदर रखा जाएगा। कहा जा रहा है 2022 तक, मिड 2022 तक इसे रेडी करके प्लेस कर दिया जाएगा। और इसका काम वही होगा जो ब्लैक बॉक्स एविएशन सेक्टर में एरोप्लेन के अंदर करता है, वही ये अर्थ का जो ब्लैक बॉक्स होगा वो अर्थ रिलेटेड डेटा, क्लाइमेट चेंज का डेटा जो है उसे इकट्ठा करता रहेगा। ठीक है, सो इट इज नॉट ब्लैक बॉक्स, इट इज अर्थ ब्लैक बॉक्स। करेक्ट आंसर इज बी। चलिए, ये लोकेशन वैसे बताइए, ये दिखा देता हूं आपको मैप के ऊपर। दिस इज द पॉसिबल लोकेशन जहां पे बता रहे हैं कि इसे प्लेस किया जाएगा। देखिए, तस्मानिया में ऊपर, दिस इज अ पॉसिबल लोकेशन, क्वींसटाउन के नीचे, जहां पर कहा जा रहा है कि इसे प्लेस किया जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट्स देकर कौन सी करेक्ट है। डीलिमिटेशन को लेकर काफी बात चल रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर, उसी को लेकर पूछा है। डीलिमिटेशन कमीशन इज सेटअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे सेटअप करती है। रिटायर्ड जज हाईकोर्ट के जो होते हैं वो डिलिमिटेशन कमीशन को हेड करते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके मेंबर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी लिए जाते हैं। बताइए, एट द नेशनल लेवल 4 डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बन चुकी है। अगर आपको साल याद है तो बताइएगा। डिलिमिटेशन कमीशन का काम यही होता है कि फ्रेश बाउंड्रीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इलेक्शन के लिए, उनकी फ्रेश बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। बताइए क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। 14th रोहित कह रहे हैं बी, बाकी लोग बताएं। अच्छा, सभी लोग बी कह रहे हैं। भक्ति सोम्स ने ए लिखा है। ओके, चलिए, सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेटअप करती है, बिल्कुल ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा करी जाती है, क्योंकि जितने भी सेरेमोनियल पोजीशंस, जो सेरेमोनियल पोजीशन वाले काम होते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। इसमें मेंबर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी आते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन से भी आते हैं, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्या किया जा रहा है, रीड्रॉ किया जा रहा है उनकी बाउंड्री को, किस चीज के लिए? इलेक्शन कराने के लिए। तो वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है ना वो काम। तो ईसीआई के मेंबर्स का होना भी इसमें जरूरी है। और इसमें जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो इसमें चेयरमैनशिप देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाई कोर्ट लिखा है, हाई कोर्ट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। अभी तक कितनी डिलिमिटेशन कमीशन जो है फॉर्म करी जा चुकी है? वैसे ये तो 99% लोगों का करेक्ट होना चाहिए। जिस 1% का ये करेक्ट नहीं होगा, इट मींस आप ध्यान से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पीछे ही मैंने बताया था कि कितनी डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई है। तो ये आपके लिए एक टेल टेल साइन है कि आपको जब भी वीडियो देखना है या बुक्स पढ़ते होंगे वहां पे ध्यान ज्यादा देना है, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, बाकी सभी लोग तो 1 घंटा लगाकर क्वालिटी स्टडी कर लेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप टाइम तो उतना ही लगाएंगे लेकिन क्वालिटी स्टडी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ध्यान उतना ज्यादा, फोकस उतना ज्यादा नहीं है। यहां पर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बताइए।
ओके, सो अभी तक ठीक है यहाँ पे, ठीक है, 4-5 आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन इंडिया 1952 के अंदर पहली डिलिमिटेशन कमीशन बनी, 1963 के अंदर सेकंड कमीशन बनी, 1973 के अंदर थर्ड कमीशन बनी, 2002 के अंदर फोर्थ कमीशन बनी, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कमीशन अभी तक बन चुकी हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। 4 बार अभी तक बनाई जा चुकी है। ओके, सो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट कि आप exam.netmog.com पर ये जो कोर्सेज आपके हैं चेकआउट कर लीजिएगा। स्टैटिक पोर्शन आपका कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है, एंड अभी हमारी हिस्ट्री की लाइव क्लासेस चल रही हैं। इसी क्लास से पहले हमारी लाइव क्लासेस यहाँ पर होती हैं, और 1 बाय 1 इसी तरीके से जो रिकॉर्डेड सेशंस है वो भी आपके पास अवेलेबल है, और जो लाइव क्लासेस है वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। वीकली जो टेस्ट होता है वो जरूर करिएगा, मॉक टेस्ट जो होता है ऑल इंडिया रैंकिंग के लिए, और राइटिंग प्रैक्टिस भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसे चेकआउट कर लीजिएगा, यू विल फाइंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स हियर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहा है, 3 स्टेटमेंट को देकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है। ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन इज पब्लिश्ड इन गेजेट ऑफ इंडिया। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट होती है डिलिमिटेशन कमीशन की, उसे किसमें पब्लिश किया जाता है? गेजेट के अंदर। देन दिस बिकम्स द बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर इलेक्शन अंटिल द नेक्स्ट डिलिमिटेशन। तो यहां पे जो रिपोर्ट बनी वो क्या होता है? वो जितने भी फ्यूचर इलेक्शन होंगे उसका एक बेस बनाता है। डिलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया इज हाई पावर बॉडी जिसके ऑर्डर्स उनके पास लॉ की बराबरी होती है, एंड उनको किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नाउ काफी बड़ी स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सोचिए क्या आंसर होगा। डिलिमिटेशन को लेकर 3 स्टेटमेंट है। ड्राफ्ट रिपोर्ट को गेजेट ऑफ इंडिया में दिया जाता है, और यहां पर फ्यूचर इलेक्शन जितने भी होने वाले हैं उसके बेस के तौर पे काम करती है, और इसको किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। लेट्स सी कितने लोग बताते हैं यहां पर। मारूफ फारूक का आंसर पिछले क्वेश्चन को लेकर ठीक है, थैंक यू भरत। मंजीत कुमार ने बी आंसर किया है, कंचन डी कह रहे हैं, प्रतीक्षा ए कह रहे हैं, मैथ्स डी कह रहे हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले तो देखिए, पहली स्टेटमेंट गेजेट में डाला जाता है, स्टेट लेवल पे भी जो स्टेट के 2 न्यूज़पेपर वर्नाकुलर लैंग्वेज के अंदर होते हैं वहां पर भी इसे दिया जाता है। सेकंड, भाई बनाई क्यों जा रही है? ताकि फ्यूचर में इलेक्शन इसके बेसिस पे कराए जा सके, उसके बेसिस के तौर पे काम करती है इसकी रिपोर्ट, वो भी करेक्ट है। लेकिन जो जानने वाली बात जहां पे गलती होने के चांसेस ये है कि इसे किसी भी कोर्ट के अंदर क्वेश्चन नहीं किया जाता, ये भी ठीक है। नहीं तो क्या होगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो आपकी बाउंड्री होती है उसे चेंज कराने के लिए पहुंच जाएगा कोर्ट के अंदर। अब जब यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के हेड ही सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि उसे फेयर एंड इम्पार्शियल तरीके से बनाया गया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट टॉपिक जो है लोकपाल को लेकर है। लोकपाल को लेकर पूछा गया, बताइए कौन सा करेक्ट है। कंप्लेन जो है लोकपाल को डिजिटल फॉर्म में भी दी जा सकती है। लोकपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एंड इसका मेन पर्पस क्या है? इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना, जो भी एलिगेशंस आती है पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट में। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। किस तरीके से कंप्लेन दी जाती है, कभी आपने कंप्लेन करी हो वो भी बताइएगा, कोई आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7? ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, 4 ही क्वेश्चन है। ट्राई टू इंप्रूव योर मार्क्स एज मच एज पॉसिबल, ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मेरे पास रुचिता ने सी दिया है। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? सेवनटींथ सी रिया कह रहे हैं, डी भी आया है मेरे पास, मीनाक्षी भी सी कह रहे हैं। देखिए, एट प्रेजेंट कंप्लेन्स वर सेंट बाय पोस्ट, ईमेल और हैंड गिवन भी होती थी, लेकिन अभी क्या है, जो डिजिटल लोकपाल है, लोकपाल डिजिटल, ये नया इनिशिएटिव एक शुरू किया गया जिसके अंदर डैशबोर्ड पर जाकर आप अपनी कंप्लेन को दे सकते हैं। और यही नहीं, जब कंप्लेन चली जाती है, किसी भी आपको पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कंप्लेन देनी है, उस कंप्लेन का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एसएमएस के ऊपर, मेल के ऊपर, और उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करी जाएगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा टाइम टू टाइम, उसके लेकर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जैसे होता है ना, अमेजोन से कुछ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं, वो आपके पास मैसेज आते रहते हैं कि आपका ऑर्डर डिस्पैच हो गया, आपका ऑर्डर यहां पहुंच गया, आपका ऑर्डर आज आपकी सिटी में पहुंच चुका है, इतने बजे से इतने बजे में डिलीवर हो जाएगा। कुछ उसी तरीके से यहां पर अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आपकी कंप्लेन के साथ कैसे डील किया जा रहा है उसको लेकर आपको पल पल की जानकारी जो है यहां पर मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू दी जाएगी। तो यस, यहां पर डिजिटल भी कर सकते हैं। क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है? जब पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, कहीं इसके बारे में मेंशन किया होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपकी
बताइए किस तरीके की बॉडी है ये? लेट्स सी कितने लोग बता पाते हैं। इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? यस और नो आंसर करेगा, बट यस इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। यस, वैसे संतोष ने करेक्ट आंसर किया, बाकी लोग भी बताइए। मेन काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, जो भी एलिगेशंस को लेकर कंप्लेंट्स आती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है तीन स्टेटमेंट को देकर कि बताइए करेक्ट क्या है। शुगर को लेकर क्वेश्चन है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ ने अभी कहा है इंडिया को कि शुगर को लेकर जो आप सब्सिडी दे रहे हो उससे 120 दिन का टाइम देते हैं आपको, उसे आप खत्म करो। इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, हो सकता है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर भी है, ये भी हो सकता है। ब्राजील जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा शुगर का प्रोड्यूसर है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। ज्यादा सब्सिडी दे दी लगता है हमने यहां पर गन्ना फार्मर्स को, इसी वजह से डब्ल्यूटीओ को परेशानी हो रही है। बेसिकली हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन करी गई थी 2019 के अंदर, तो इंडिया के अगेंस्ट में कंप्लेन करी ब्राजील ने, ग्वाटेमाला ने, कि यहां पर जो सब्सिडी है वो ज्यादा दी जा रही है, जिसकी वजह से ट्रेड डिस्टोर्शन हो रहा है। और इसी वजह से इस चीज को संज्ञान में लिया गया डब्ल्यूटीओ के द्वारा, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट वाज रिलीज्ड। रोहित रंजन कह रहे हैं कंचन के साथ कि आंसर 18 का बी होगा, और अभय अग्रवाल ने भी बी लिखा है, प्रतीक्षा भी बी कह रहे हैं, अनीशा सिंह भी बी कह रहे हैं, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, ब्राजील लार्जेस्ट है। ठीक है, ब्राजील पहले नंबर पे है और इंडिया दूसरे नंबर पे है। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, कंज्यूमर के मामले में, मिठाई खाई जाती है नहीं खाई जाती? यहां पर ज्यादा इंडिया में तो स्वीट्स वैसे ही पसंद होती हैं, तो सेकंड लार्जेस्ट शुगर कंज्यूमर कैसे हो सकते हैं? वी आर द टॉप मोस्ट शुगर कंज्यूमर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं यहां से नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। वैसे मैंने आपको यहां पर प्रोडक्शन में बताया भी, ब्राजील पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्शन में, इंडिया दूसरे नंबर पे है, चाइना हमसे पीछे है यहां पर। बाकी ये जो बहुत बड़ा आपको जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ वेरियस स्मॉल स्मॉल कंट्रीज मिलके इतना बड़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 या 19 डब्ल्यूटीओ को लेकर है, पूछा कि डब्ल्यूटीओ को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। डब्ल्यूटीओ एम्स टू प्रोहिबिट द ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज टू रिड्यूस द ट्रेड बैरियर्स। तो डब्ल्यूटीओ क्या करता है? ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज को कम करने की कोशिश करता है। WTO recognize the domestic subsidies into categories like trade distorting and non trade distorting under agreement on agriculture। तो WTO क्या करता है? जो भी सब्सिडीज दी जाती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट इज योर टर्न नाउ टू आंसर, बताएं क्या आंसर होगा? व्हाट शुड बी द आंसर? यहां पे WTO क्या करेगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नहीं करता है? WTO देखिए, पहली स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे इट इज वेरी कॉमन सेंसिकल। WTO का काम क्या है? यस, ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज को क्या करना? प्रोहिबिट करना, ताकि ट्रेड के अंदर किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। ऐसा नहीं हो कि एक कंट्री बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दे, दूसरी ना दे, और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर इश्यू आए। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। सेकंड भी ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो सब्सिडीज है उनको ट्रेड डिस्टोर्टिंग, जो ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, और जो नॉन ट्रेड डिस्टोर्टिंग होती है उसमें डिवाइड करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, ये भी WTO को लेकर है। सब्सिडीज के मामले में WTO के पास तीन बॉक्सेस होते हैं, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। बताएं यहां पर कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है? ग्रीन बॉक्स में ऐसी सब्सिडी होती है जो कि लिमिट को, प्रोडक्शन को लिमिट करती है, मे बी। ब्लू बॉक्स के अंदर ऐसी होती है जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, मे बी। और एम्बर बॉक्स में ऐसी होती है जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है। ओके, ब्लू में लिखे डू नॉट डिस्टोर्ट, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, सोचिए और आंसर करिए। व्हाट शुड बी द आंसर? किस तरह की सब्सिडी कहां पर होती है? क्योंकि जो सब्सिडीज है उनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ग्रीन के अंदर वो सब्सिडीज होती हैं जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती, मतलब ये वाली। ब्लू बॉक्स में वो सब्सिडी होती हैं जो कि प्रोडक्शन रिलेटेड होती है। तो ये मैंने आपको फ्लिप करके दिया था, तो ये दोनों तो वैसे ही निकल जाते हैं, और जब 1 और 2 निकल गए तो ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। इट मींस बाय डिफॉल्ट थर्ड आपका ठीक होगा। एम्बर बॉक्स में वो सब्सिडी होती है जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट करती है, और उसी वजह से कंप्लेन जाती है किसी भी कंट्री की WTO के पास कि देखो ये ऐसी सब्सिडीज दे रहे हैं जिससे कि इनका ट्रेड तो बढ़ रहा है, हमारा ट्रेड कम हो रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी विल बी द करेक्ट आंसर। सो वी आर लाइव राइट नाउ। गुड इवनिंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 18 ऑफ दिसंबर पे हम पहुंच चुके हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे। देन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो अभी आपने पढ़ा उसके बारे में, 6th शेड्यूल को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा रहेगा। नासा के पार्कर प्रोब को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। एस्ट्रॉयड माइनिंग को डिस्कस करते हुए हम देन कुछ स्पीसीज रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे। हाँ, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर पूछा, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो जैसे ही क्वेश्चन आए पेपर में भी इसको अंडरलाइन करें, ये जो टॉपिक है, ठीक है, और जो पूछा गया उसको सर्कल में डालो ताकि पता हो करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। इट कैन ट्रैवल थ्रू द गैस पाइपलाइन, इसको गैस पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ये सिंथेटिक गैस में भी इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। हाइड्रोजन एक हाईली वॉलेटाइल और फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। क्या गैस पाइपलाइन जो घरों में आ रही होती है उसके थ्रू भी इसे भेजा जा सकता है क्या? मे बी। क्या इसे सिंथेटिक गैस में चेंज किया जा सकता है? मे बी। बताइए क्या लगता है आंसर इसमें? शाकिर डी कह रहे हैं, रोहित हल्दार डी कह रहे हैं, नवनीत यादव सी कह रहे हैं, सी डी और कोई आंसर, प्रियंका वर्मा ए कह रहे हैं, ए डी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हाइड्रोजन जो है कंपैरेटिवली इजी टू स्टोर है। यहां पर जो वर्सेटैलिटी है वो हाइड्रोजन की काफी ज्यादा है, और खासतौर पे ग्रीन हाइड्रोजन की, क्योंकि इसे इलेक्ट्रिसिटी में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और इसके साथ साथ सिंथेटिक गैस के अंदर भी इसे कन्वर्ट करके डोमेस्टिक और कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो यस, सिंथेटिक गैस में इवन इलेक्ट्रिसिटी में इसे कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, प्रोपेन के साथ मिक्स करके इसे गैस पाइपलाइन के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। हाइड्रोजन जो है काफी फ्लेमेबल होती है, तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अभी इसको लेकर एक न्यूज थी, इसको स्टोर करने को लेकर एक न्यूज थी, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन जो है बनाया गया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है आपका एडीसी को लेकर। ये टाइम 10 सेकंड का चलेगा, रेडी रहिएगा उसके लिए। एडीसी को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है। तो एडीसी को करिए आप यहां पर अंडरलाइन। पहली स्टेटमेंट कहती है द काउंसिल कैन नॉट हैव मोर देन 30 मेंबर्स। इसमें 30 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। जो एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इसकी टर्म 5 साल की होती है और यहां पर ये सैनिटेशन को लेकर भी लॉज बना सकती है। चलिए 10 सेकंड का टाइम है। सेकंड क्वेश्चन को लेकर क्या लगता है क्या आंसर होगा? सेकंड का आंसर रोहित ने सी दिया है, रविंदर ने डी दिया है, शिव प्रकाश सी कह रहे हैं। बाकी लोग बताइए सी डी क्या आंसर होगा? दिवाकर डी कह रहे हैं। ओके, सो हियर द आंसर इज, पहली स्टेटमेंट को देखिए, पहले सेकंड स्टेटमेंट को देखिए। 5 साल की टर्म होती है क्या? यस, एडीसी जो बनाई जाती है, जैसे कि 4 राज्य के नाम बताए थे, एएमटीएम, यहां पर जो एडीसी है उनकी टर्म 5-5 साल की होती है। और ये मैंने आपको बताया था, वाटर हो, सैनिटेशन हो, मैरिज हो या फिर आपकी हेल्थ हो, उन सभी एरियाज को लेकर डिसीजन लिए जा सकते हैं। इसमें काउंसिल के अंदर 30 से ज्यादा मेंबर हो भी सकते हैं, क्योंकि बोडोलैंड काउंसिल जो है वहां पर विद एन एक्सेप्शन 40 मेंबर्स अवेलेबल है। जो बीटीसी है, दैट इज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इन असम, यहां पर कितने मेंबर्स हैं? एक्सेप्शन है, क्योंकि मोर देन 40 मेंबर्स वहां पर अवेलेबल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बताइए, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है 3 स्टेटमेंट देकर कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहला, लद्दाख के पास 2 हिल काउंसिल्स अवेलेबल हैं, हो सकता है। काउंसिल्स जो है दे आर अंडर 6th शेड्यूल, ये 6ठे शेड्यूल के अंदर आती हैं। ऑल ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया, ऑल ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया दे आर कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल। जो सभी ट्राइबल रीजन्स हैं वो 6th शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। नाउ 10 सेकेंड, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़े, बिल्कुल ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़े और फिर आंसर करिए। बताइए क्या आंसर होगा थर्ड क्वेश्चन का? सी आ गया मेरे पास, बी आ गया। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, बार बार कह रहा हूं। बताइए फैंटास्टिक फैंटास्टिक। रुचिता आनंद कुमार ने भी स्किप किया है। चलिए यहां पर दिस वाज अ कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको 4-5 दिन में एक बार मिल जाता है, कभी कभी महीने में एक बार मिल जाता है, जिसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता, बट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, यहां पर काउंसिल जो है भाई लद्दाख के अंदर तो डिमांड करी जा रही है, 6ठे शेड्यूल में हो कैसे सकते हैं वो? द काउंसिल्स आर अंडर 6th शेड्यूल, नो। ऑल ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया आर कवर्ड अंडर 6th शेड्यूल, नहीं, क्योंकि बताया था 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आपकी काउंसिल्स होती हैं। कुछ ट्राइबल रीजन नॉर्थ ईस्ट के जो है वो 6th शेड्यूल के अंदर है, ट्राइबल रीजन जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर है वो कहां पर है? वो 5th शेड्यूल के अंदर है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि यूटी के पास 2 हिल काउंसिल है, एक है इनकी लेह के अंदर और दूसरी है इनकी कारगिल के अंदर।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली वन। इसमें से कुछ भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे रुचिता ने यहां पर रिकॉग्नाइज किया, आपने रिकॉग्नाइज किया है, तो इसके लिए 1 मार्क अपने आप को एक्स्ट्रा दीजिएगा 2, और अगर गलत हो गया तो 0 स्कोर यहां पर रहेगा। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए। वैसे यूपीएससी में बहुत रेयर चांस इस तरीके की चीज है, लेकिन हाँ यहां पर तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करें, दैट्स व्हाई वी कीप ऑन आस्किंग सच क्वेश्चंस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका नासा का पार्कर प्रोब को लेकर है, पूछा गया है किसको डेडिकेट किया गया। इजी क्वेश्चन, अर्थ को, मून को, सन को, जुपिटर को। ये नासा का पार्कर प्रोब किसके लिए लाया गया, बताइए किसके लिए? नासा स्पेसक्राफ्ट हैज ऑफिशियली टच्ड द सन। ठीक है, तो यहां पे सन के कोरोना वाले रीजन के अंदर जाकर इन्होंने डेटा को इकट्ठा किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 2025 तक ये मिशन जो है वो चलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इजी क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिवली इजी आई वुड से वंस मोर। यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दुर्गा पूजा को अभी यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर ऐड किया गया है, इजी। इंडिया के पास अभी 14 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स है ऑन द प्रेस्टिजियस यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट। क्या हमारे पास 14 ऐसी साइट्स हैं? बताइए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर होगा? फिफ्थ क्वेश्चन को लेकर अंशुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, अवनेश का भी आंसर करेक्ट है, सौरभ राय ने भी करेक्ट आंसर किया है। फिफ्थ में अश्वनी कुमारी ने फिफ्थ का सी आंसर किया है, विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि काफी न्यूज में था। दुर्गा पूजा को ऐड किया गया और अभी दुर्गा पूजा को मिलाकर 14 हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स हो चुके हैं, या फिर वो एलिमेंट्स हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एंड बिफोर दैट, exam.netmock.com पर जाकर क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज फॉर पीपल जिनके पास बेसिक नॉलेज है इस एग्जाम को लेकर। डे वाइज आप तैयारी कर सकते हैं, इसमें आपके स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों चीजें कवर हो जाती हैं, लाइव क्लासेस इसमें चलती हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022 exam.netmock.com पर जाकर इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल रहती हैं, अलोंग विद जो वीकली बेसिस पे आपके टेस्ट होते हैं, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, और इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी और इंटरव्यू का जो आपका मॉड्यूल है वो भी अवेलेबल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को पूछ रहा है कि इसमें से बताएं आपका यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जिसके अंदर अभी हमने दुर्गा पूजा को ऐड किया है, ये चारों में से कौन सी चीजें आती हैं? बताएं, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। क्या ओरल ट्रेडिशन इसमें आता है? व्हाट अबाउट परफॉर्मिंग आर्ट्स, फेस्टिव इवेंट्स, व्हाट अबाउट आर्किटेक्चर? लेट्स सी कितने लोग बता पाएंगे। रुचिता ने वैसे प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर काफी सारे नाम लिखे हैं जो आपकी इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर आती हैं। नितेश कुमार डी कह रहे हैं, रोहित ए कह रहे हैं, बाकी लोग बताइए। भरत दिवाकर ए कह रहे हैं, ज्योतिमय डी कह रहे हैं, ए और डी आंसर आ रहे हैं। और अगर आपको बताऊं, आर्किटेक्चर जब हम कहते हैं, आर्किटेक्चर इंटेंजिबल होता है। देखिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल में डिफरेंस है। टेंजिबल समथिंग विच यू कैन टच, विच यू कैन सी, यहाँ पे इंटेंजिबल में समथिंग विच इज, और जिसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनेस्को में इंटेंजिबल कल्चरल में जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसी चीजों की बात करते हैं जो स्किल टाइप की होती है, ठीक है, जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसमें ओरल ट्रेडिशन भी आता है, परफॉर्मिंग आर्ट भी आती है, फेस्टिव इवेंट्स भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन आर्किटेक्चर नहीं आता है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। परफॉर्मिंग आर्ट आती है, रिचुअल्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है, प्रैक्टिसेस होती है ना, मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल जो ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, फेस्टिव इवेंट्स आते हैं, सोशल प्रैक्टिसेस आती हैं इसके अंदर, नॉलेज आती है इसके अंदर, ठीक है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप आती है इसके अंदर। ये सभी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यहां पर पूछ रहा है एस्ट्रॉयड माइनिंग को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट एस्ट्रॉयड माइनिंग को लेकर कहती है रेयर मेटल्स भी आपको एस्ट्रॉयड माइनिंग से मिल सकती है, इवन गोल्ड भी आपको एस्ट्रॉयड माइनिंग से मिल सकता है। नीरस एक एस्ट्रॉयड है जिसके अंदर आपको निकल, आयरन, कोबाल्ट मिल जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से करंट अफेयर से क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि एस्ट्रॉयड माइनिंग करने के पीछे काफी सारी कंट्रीज जो है अपना ध्यान लगा रही हैं अभी, एंड यहां पर मिशंस भी रेडी हो गए। इवन कंपनीज लाइक गूगल जो है वो भी एस्ट्रॉयड माइनिंग के बारे में सोच रही है। यूएस का तो मिशन ऑलरेडी तैयार है, और इवन जापानीज हायाबुसा मिशन भी इस चीज को करने के लिए रेडी है। तो आखिर इस तरीके के मिशन करे क्यों जाते हैं? पीयूषा कह रहे हैं कि आंसर होगा डी, और अच्छा, काफी सारे लोगों ने, रिजवान भी डी कह रहे हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो एस्ट्रॉयड होते हैं, अभी जो एस्ट्रॉयड न्यूज में था वो था नीरस,
ठीक है, ये जो है बिल्कुल अर्थ के पास से गया था और ये चीज कही जा रही थी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम इन एस्ट्रॉयड के ऊपर खनन कर सकते हैं, इनके यहां से गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसी मेटल्स मिल सकती है। अब कहा गया कि भाई ऐसा करके होगा क्या? वो कह रहे हैं कि देखो, अगर हम बाहर ही माइनिंग कर लेंगे तो हमें अर्थ के ऊपर माइनिंग नहीं करनी पड़ेगी, और अर्थ के ऊपर जो माइनिंग करने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर खराब होता है वो भी नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो इन्होंने बताई, बिल्कुल सही है। सेकंड चीज इन्होंने बताई कि देखो, बाहर भी हम कोशिश कर रहे हैं प्लैनेट्स के ऊपर जो लाइफ अवेलेबल है वहां पर भी लाइफ क्रिएट करने की, और हमें अगर प्लैनेट ऐसा कोई मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहां से खनन करके, यहां से माइनिंग करके सारा का सारा मटेरियल उस दूसरे प्लैनेट पे ले जाएंगे, ताकि हमें वहां पर अर्थ से मटेरियल को ना लेके जाना पड़े, क्योंकि जब हम एस्ट्रॉयड से वहां पर मटेरियल को ले जाएंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना हमारे लिए आसान होगा। तो काफी दूर की सोची जा रही है यहां पर। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि बात कर रहा है विहंगम के बारे में। विहंगम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तो किस एरिया से ये विहंगम जो है ये एसोसिएट करता है? 10 सेकेंड का टाइम आपके पास है। न्यूज में था काफी ज्यादा, बताइए किस चीज को लेकर है ये? क्या ये माइनिंग को लेकर है, एग्रीकल्चर को लेकर है? एट्थ का आंसर रोहित ने बी दिया है, दिवाकर ए दे रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने इनॉग्रेट किया है एक आरपीएएस, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर, एमसीएल के अंदर। तो बेसिकली यहां पर भी आप क्या करेंगे, ड्रोन्स को उड़ाएंगे और देखेंगे, लाइव फुटेज उसकी क्रिएट कराएंगे, ताकि देखा जाए कहां कहां पर माइनिंग हो रही है, रियल टाइम में इंफॉर्मेशन यहां पर मिल पाएगी। ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि स्पीसीज रिलेटेड है। पूछा गया रूडी शेल्डक, रूडी शेल्डक के बारे में पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है? ये एक विंटर विजिटर बर्ड है, हो सकता है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये भी पॉसिबल है, और आईयूसीएन के हिसाब से ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। 10 सेकंड का टाइम है, न्यूज में था तभी यहां पर क्वेश्चन इसके ऊपर बनाया है। ट्राई टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? आनंद ने पिछले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया 8th ए, बिल्कुल ठीक है। सौम्या दुबे आपका भी आंसर करेक्ट है। भरत ने 9th का सी आंसर किया है, रोहित ने डी आंसर किया है। तो वैसे बताऊं, यस इट इज अ माइग्रेटरी बर्ड। देखिए वैसे अगर आप देखते हैं ये दोनों स्टेटमेंट आपको मिलती जुलती दिखाई दे रही होंगी, और यहीं से आपको पता चल जाएगा विंटर विजिटर बर्ड का क्या मतलब है, विजिट करने आते हैं, मतलब माइग्रेटरी बर्ड ही तो होगा जो विजिट करने के लिए आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो आपको पता होता है कि ये ठीक है। मतलब आपको चूज जो करना था वो बी और डी में करना था, ए और सी तो आप एलिमिनेट कर ही दिया था आपने यहाँ पे कॉमन सेंस को लगाते हुए। तो ये आईयूसीएन के हिसाब से किस कैटेगरी के अंदर आता है? इट इज लीस्ट कंसर्न। ठीक है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है सीएमएस को लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीएमएस। सीएमएस को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज बोन कन्वेंशन। ये बोन कन्वेंशन भी कहलाई जाती है। इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है, और अभी रिसेंटली इसके अंदर भूटान की एंट्री हुई है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, न्यूज में था तो इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, जल्दी से बताएं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा मौका है स्कोर करने के लिए आपके पास, फिर यहां पर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? अंकुश ने पिछले क्वेश्चन का डी आंसर किया, विच इज द करेक्ट आंसर। 10th का आंसर दिवाकर बी दे रहे हैं, राजेंद्र ए दे रहे हैं, फिर बी आंसर आया, पूनम ने दिया है, रोहित रंजन बी दे रहे हैं। काफी सारे लोग बी आंसर कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बट यस इट इज ऑल्सो नोन एज बोन कन्वेंशन। इंडिया जो है वो पहले से इसको ज्वाइन कर चुका है 1983 में, जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तभी से ये जो आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जब एक कन्वेंशन आई थी तब से 130 मेंबर्स के साथ इंडिया ने भी इसे ज्वाइन किया था। इसके अंदर अलग अलग अपेंडिक्सेस हैं जो बताती है कि माइग्रेटरी स्पीसीज जो एंडेंजर्ड है, वो थ्रेटेंड है, वो एक अलग अपेंडिक्स में आते हैं। ठीक है, और फिर माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस को फेस करते हैं वो अलग से अपेंडिक्स में आते हैं। पहली स्टेटमेंट तो ठीक हो जाती है। इंडिया डिड नॉट ज्वाइन द कन्वेंशन गलत होता है, क्योंकि इंडिया ने तो 1983 में इसे ज्वाइन कर लिया था। मतलब 1 तो होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, तो इसको निकाल दो। मतलब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब मैं आपको बताऊं लास्ट कंट्री जिसने इसे ज्वाइन किया था, बता दीजिए किसी को पता है उसका नाम? तो ये तो नहीं है, भूटान तो नहीं है, आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को पता है तो नाम बताइए, लेटेस्ट एंट्रेंट इसके अंदर कौन सी कंट्री थी? तो करेक्ट आंसर इज मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स ने रिसेंटली इसे ज्वाइन किया था। तो यहां पर 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए फ्रॉम 19th एंड 20th ऑफ डिसंबर। चलिए आते हैं अभी अपने प्रीलिम्स के मिनी मॉक टेस्ट के ऊपर। ये 10 टॉपिक्स हम आज देखने वाले हैं, प्रोबेबली द मोस्ट इजिएस्ट वन। जिन्होंने लास्ट लेक्चर देखा था, जया जेटली कमीशन, ये किस एरिया से रिलेट करते हैं? ठीक है, ये कमीशन क्या फार्मर्स को लेकर बनाई गई है, ट्राइबल को लेकर, स्टार्टअप, या फिर नन ऑफ द अबव? अभी रिसेंटली जो ये कमीशन न्यूज में थी, ये किस टॉपिक के ऊपर थी? बताइए इन चारों में से।
बताएं। अभी एक टॉपिक हमने बहुत ज्यादा देखा था यहाँ पर, शारजत ने डी लिखा है, लेकिन हाँ, जो लोग डी आंसर करें मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव आप कह रहे हैं, ठीक है मान लिया मैंने, लेकिन हाँ, साथ साथ ये भी बता दीजिए एक्चुअल में आंसर क्या होगा। अगर आपको याद हो, मैरिज एज को लेकर पिछली बार हमने डिस्कशन किया था कि जो गर्ल्स हैं उनकी मैरिज एज जो है वो भी 21 करी गई है विजावी जो आपके मेल्स हैं, ठीक है। तो यहां पर मैरिज एज जो है उसको इंक्रीज किया गया है जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए, और वही चीज हमने यहां पर डिस्कस करी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट रिकमेंडेशन ऑफ जया जेटली कमेटी। जया जेटली कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन को लेकर बताने कि इनमें से कौन सी रिकमेंडेशन उन्होंने दी है। क्या उन्होंने कहा कि एज 18 से 21 कर देनी चाहिए, मे बी। उन्होंने क्या कहा कि हमें स्कूल और कॉलेजेस का एक्सेस गर्ल्स को देना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, स्किल और बिजनेस ट्रेनिंग भी लड़कियों को देनी चाहिए। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, बताइए क्या आंसर होगा। अपने आप आंसर अपीयर करेगा फिर यहां पे पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही करेक्ट हो जाती है, क्योंकि ये तो हमने पीछे ही देख लिया और लास्ट टाइम भी डिस्कस कर लिया था, वेरी वेरी इजी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें बाकी दोनों को लेकर आपको बताना था, और यहां पे सोनू और राजेंद्र का आंसर मुझे करेक्ट भी दिखाई दे रहा है। दोनों में करेक्ट आंसर क्या होगा, यस, यहां पे तीनों चीजों को लेकर रिकमेंडेशन जो थी वो यहां पर जया जेटली कमेटी जो है उनके द्वारा दी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड विच अदर कंट्री ने एक लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया है ताकि डिजिटल मीडिया की फील्ड के अंदर कोलैबोरेट किया जा सके। अभी अभी ये किया है, अभी अभी न्यूज में था। तो क्या कौन सी कंट्री है, वियतनाम के साथ किया, कंबोडिया, म्यांमार या फिर साउथ कोरिया के साथ। 10 सेकंड का टाइम है। लेटर ऑफ इंटेंट ताकि डिजिटल मीडिया के एरिया के अंदर स्ट्रेंथन करी जा सके पार्टनरशिप दोनों कंट्रीज के बीच में, और यहां पर कोलैबोरेशन किया जा सके। थर्ड का आंसर अनीशा ने ए दिया है, सोनू और अनुराग ने भी ए दिया है, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। वियतनाम के साथ इसे साइन किया गया है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि प्रिविलेज मोशन को लेकर पूछ रहा है। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रूटिनी। जब भी प्रिविलेज मोशन की बात करी जाती है राज्यसभा के अंदर, स्पीकर जो है वो इस प्रिविलेज मोशन का जो एरिया है, जो इशू है, उसे कमेटी को भी रेफर कर सकता है। राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरमैन हेड्स द कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, जिसके अंदर 10 मेंबर होते हैं। यहां पर 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए अभी हुआ क्या है। 10 राज्यसभा के ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है, जो हमारे पुराने सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके अगेंस्ट में, कि उन्होंने एक चीज के ऊपर बात करी थी। वो चीज क्या थी कि यहां पर पार्लियामेंट के अंदर कितने घंटे काम होता है, इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो इस चीज को संज्ञान में लेते हुए 10 राज्यसभा के जो मेंबर थे उन्होंने कहा कि ये प्रिविलेज मोशन जो है हम मूव करेंगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की बात करें, वैसे आप लोगों ने यहां पे आंसर में तो सी लिखा है, और वैसे मुझे सी के अलावा कोई और आंसर दिख भी नहीं रहा, विच इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पीकर इज द फर्स्ट लेवल। यस, स्पीकर पहले लेवल होते हैं स्क्रूटनी के जब हम प्रिविलेज मोशन की बात करते हैं। लेकिन आगे अगर आप देखेंगे क्या लिखा है, राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर क्या स्पीकर होते हैं, नहीं। राज्यसभा के अंदर आपके कौन होते हैं, चेयरपर्सन, जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट होती है वो इनकरेक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, स्पीकर कैन रेफर इट टू द कमेटी, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ, राज्यसभा के अंदर डेप्यूटी चेयरपर्सन जो होते हैं वो हेड करते हैं कमेटी को, वो भी करेक्ट हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आपसे एक लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। वो है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी कहां पर लोकेट करती है, केरला के अंदर, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर नन ऑफ द अबव। 10 सेकंड का टाइम है। ये न्यूज में थी, क्योंकि ये जो बर्ड सेंचुरी है, कहा गया था कि इसके एरिया को रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्टेट है ये कह रहा था हम इसके एरिया को रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के पीछे रीजन क्या बताया जा रहा था कि कमर्शियल यूज करेंगे हम इस एरिया का। लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो था तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, उसको यहां पर हटा लिया गया है। पहले कहा जा रहा था कि हम इसका साइज 40% तक रिड्यूस करके इसका कमर्शियल यूज करेंगे, लेकिन अभी उस चीज को रोल बैक किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में थी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे मुझे यहाँ पे श्रवण, नवनीत का आंसर, जायदा का आंसर, रिया, सोनू, अबिद का आंसर करेक्ट दिखाई दे रहा है। राहुल सिंह भी करेक्ट हो जाते हैं। लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, दिस इज द लोकेशन। ये आपका तमिलनाडु वाला रीजन है। वेदनंगल बर्ड सेंचुरी ये दिखाई देगी। ऊपर आपको जो अन्ना जूलॉजिकल पार्क है वो भी दिखाई देगा, एंड गुंडी नेशनल पार्क भी दिखाई देगा। नीचे क्रोकोडाइल बैंक आपका बना हुआ है, ये कांचीपुरम वाली लोकेशन के अंदर। यहां पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और भी अच्छे से आपको दिखाई देगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले
exam.netmock.com है, यहां पर आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर सकते हैं डे वाइज तैयारी करने के लिए। क्या इसमें स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर होता है? यस, स्टैटिक इज कवर्ड। डे वाइज तैयारी होती है इसके अंदर, ताकि शेड्यूल बनाने की चिंता आपको ना करनी पड़े। एट द सेम टाइम यहां पर आपको लाइव क्लासेस जो है वो भी मिल जाती हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सर दो प्रोग्राम है, 200 डेज और मिशन यूपीएससी 2022, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज दिस ओनली कि अगर आपको कुछ बेसिक नॉलेज है, एनसीईआरटीज वगैरह पढ़ी है, देन यू कैन गो फॉर क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज। अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जीरो से आपको गाइडेंस के साथ शुरुआत करनी है बिल्कुल, तो यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। और इसी तरीके से अगर 2023 में एग्जाम देना है, सो 2023 कोर्स इज ऑल्सो देयर। चलिए, इसको आप exam.network.com पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। पूछ रहा है PRLIS को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये 5 स्टेज का लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है क्या? हो सकता है। ये ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को भी पूरा करेगा क्या? ये भी हो सकता है। प्रोजेक्ट जो है प्रपोज कर रहा है कि ये 2 TMC पर डे वाटर जो उसको लिफ्ट करेगा 60 दिनों तक ड्यूरिंग फ्लड सीजन, और वो भी कहां से? कृष्णा रिवर के पास से। नाउ 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, सोचिए। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उन्होंने वॉर्न किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को कि जो आपका पलामरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है, इसको लेकर कंप्लेन्स आई हैं। बताइए। जयराज गुरु ने 5th का आंसर किया है बी, बाकी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर शिव प्रकाश भरत डी कह रहे हैं, अनुराग भी और रविंद्र भी डी कह रहे हैं। और यहां पर अगर हम PRLIS इसकी फुल फॉर्म अगर पता है तो प्लीज जरूर बताइएगा। वैसे तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते हुए भी बता दी है। पालामुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम थी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं। ये 5 स्टेज का प्रोजेक्ट है, और ये पीने के पानी की नीड को देखिए, बहुत बार ऐसा आपको मिलेगा ही मिलेगा जब हम किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। और आजकल देखेंगे सिटीज के आसपास जो है पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होती है, और ये इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि उन सिटीज के अंदर पीने की पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कराई जा सके। जैसे चेन्नई भी पीछे काफी न्यूज में था, और केरला के साथ झगड़ा भी चल रहा था इस चीज को लेकर। ड्रिंकिंग वाटर नीड्स पूरी होगी, और रिवर का जो नाम दिया है वो भी यहां पर करेक्ट दिया। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू एन, क्योंकि हमने एनजीटी के बारे में बात करी ना, कि एनजीटी को यहां पर एनजीटी ने वॉर्न किया है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को, तो उसको लेकर भी डिस्कशन करते हैं। एनजीटी को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लेकर बताइए करेक्ट क्या है। एनजीटी के 5 प्रिंसिपल बेंच है, इसका हेडक्वार्टर कहां है वो भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ये सिविल केसेस जो है उसके साथ डील करती है अंडर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1986 हो सकता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है वो भी इसकी एम्बिट के अंदर आता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 सेकंड का टाइम है, सोचिए इसके बारे में। एनजीटी सिविल केसेस के साथ डील करती है क्या? यस, ये डील करती है, लेकिन कितने लॉज हैं ये भी बताइएगा। क्या आंसर होगा? न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। अनीशा ने सी आंसर किया है। ओके, डू यू थिंक आंसर इज कमिंग लिटिल बिट अर्लियर? इफ यू थिंक कि आंसर थोड़ा जल्दी आ रहा है, आपको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है, प्लीज बताइएगा। जो टाइम है उसे इंक्रीज कर देंगे। वैसे 7 का आंसर बी भी आ गया है मेरे पास। एनजीटी के 5 प्रिंसिपल बेंच है, बिल्कुल ठीक है। हेडक्वार्टर दिल्ली लिख दिया, वो भी करेक्ट है, लेकिन 5 प्रिंसिपल बेंच है कहां पर, ये जरूर बताइएगा। नाउ पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है। क्या ये सिविल केसेस को डील करती है? यस। ये देखिए एनजीटी जो है ना, 7 लॉज ऐसे हैं, जैसे कि वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। वाटर सेस एक्ट वो भी इसके अंदर आता है। फॉरेस्ट एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है। एयर पोल्यूशन एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है। एनवायरमेंट एक्ट 1986 का वो भी इसके अंतर्गत आता है। और ये आपका पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट वो भी, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट वो भी इसके अंतर्गत आता है। ये 7 एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स एक्ट 2006 वो इसकी एम्बिट के अंदर, वो इसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, ओके 10 सेकेंड्स कम है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा इसका। नेक्स्ट टाइम से जो टाइम पीरियड है उसको और अच्छे से मैनेज करेंगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स कृष्णा रिवर बेसिन एक्सटेंड्स टू, क्योंकि आपने जो हमने लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करी वहां पर हमने इसी रिवर को लेकर बात करी थी। आपको बताना है ये कहां पर एक्सटेंड करती है, आपको बताना है कि इसमें करेक्ट कौन सा है। क्या ये इसकी जो बेसिन है, कृष्णा रिवर की जो बेसिन है, वो आंध्र प्रदेश में एक्सटेंड करती है क्या? मे बी महाराष्ट्र में करती है क्या? कर्नाटका एंड केरला। अब मैं आपका टाइम शुरू करूंगा थोड़ा सा डिले करके, ताकि आपको पूरा सोचने का मौका मिले आंसर देखने से पहले। बताइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है मेरे पास ए,
राजेंद्र, अनुराग, गोविंदर, रविंदर, शिव, प्रतीक्षा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका ये तीनों इसमें शामिल हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए। सो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा वाला रीजन भी आपका इसके अंदर शामिल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है सुपर साइक्लोन को लेकर या फिर डेवलपमेंट ऑफ सुपर साइक्लोन को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दिस क्वेश्चन इज मेड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। आज एक सुपर साइक्लोन न्यूज में था, अगर आपको उसका नाम पता है बताइए। हिंट के तौर पे बताता हूं, फिलीपींस के अंदर लैंडस्लाइड्स करने का काम उसके द्वारा किया गया है। उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो होते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ सुपर साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं मे बी। इनको कैटेगरी 6 साइक्लोन कहा जाता है, ये भी हो सकता है। लार्ज सी सरफेस जहां पे टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहां पर ये डेवलप होते हैं। सोचिए इसके बारे में। आई एम नॉट स्टार्टिंग द टाइम। बहुत बढ़िया, शमन ने बहुत अच्छा आंसर किया, फैंटास्टिक। राई इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए टाइम पीरियड शुरू कर देता हूं मैं, ताकि आप यहां पे आंसर कर पाए। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है। ओके, उससे पहले ही खत्म हो गया है। चलिए, सुपर साइक्लोन आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, दे आर नॉट द टेम्परेट साइक्लोन्स। ध्यान रखिएगा, टेम्परेट में उतने खतरनाक साइक्लोन्स आपके नहीं बनते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाती है। और ये कैटेगरी 5 इनको कहा जाता है साइक्लोन्स, जहां पर विंड स्पीड जो है 220 kmph, माइल्स के अंदर लिखूं तो 137 माइल्स पर आवर को भी क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड इनकरेक्ट, तो बचा हुआ तो सी अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है, देखिए तभी मैंने कहा दीज आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये आपका 23.5 नॉर्थ में, 23.5 साउथ में, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है इन दोनों के बीच का, यहां पर आपके क्या बनते हैं? यहां पर आपके इस तरीके के साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री रहता है, तो इनको बनने में आसानी मिलती है। कोरियोलिस फोर्स इनफ रहती है यहां पर, ताकि ये साइक्लोन डेवलप हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। यहां पर स्मॉल वेरिएशन, वर्टिकल विंड स्पीड जो होती है उसमें वेरिएशन भी काफी कम होता है। ठीक है, ये ज्योग्राफी के एरिया है, दैट्स व्हाई हम उतना डीप में जाके नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी जिसने कवर करी है वो इस चीज को समझ रहे होंगे। ये कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं आपके इस तरीके के साइक्लोन्स के बनने के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहां पर मैप में भी चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने आपको जो अलग अलग जगह पे क्या कहा जाता है, कहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, कहां पे टाइफून्स आते हैं, कहां पे हरिकेन्स आते हैं, वो यहां पर मैंने आपको बताया। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम भी होते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, एनटीसीए के डेटा अभी निकला है, और एनटीसीए के डेटा ने कहा है कि यहां पर हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पर टाइगर डेथ्स जो है बढ़ती जा रही हैं। और ये डेटा के हिसाब से कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर डेथ हुई है, वो आपको बताना है। सोच के आंसर करिए, मैं टाइम नहीं स्टार्ट कर रहा हूं। हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो डेथ हुई है वो संख्या है 40, 2021 के अंदर, इसी साल के अंदर। एनटीसीए का डेटा है, नंबर जो है किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा है वो आपको बताना है। 2020-21 की बात करें तो यहां पे 202 डेथ्स देखने को मिली है। एंड करेक्ट आंसर में मेरे पास बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, वेस्ट बंगाल आ रहा है। रुचिता सी कह रहे हैं, बक्सा वेस्ट बंगाल कह रहे हैं। ओके, सुंदरबन एरियाज बी आ रहा है। आई एम गिविंग यू सम एक्स्ट्रा टाइम, सोचिए इसके बारे में, जल्दी मत करिए, लास्ट क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर होगा। मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टाइगर फर्टेलिटीज। 2020-21 की बात करें नंबर है 202। ठीक है, अदरवाइज बात करें तो यहां पर सिर्फ कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क कहां पर है बताइए? कान्हा कहां पर है? कान्हा नेशनल पार्क इन द स्टेट, यहां पर ही सिर्फ कान्हा, कान्हा के अंदर ही 43 डेथ्स जो है वो देखने को मिली है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट, यस, एमपी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी कम लोगों का करेक्ट हुआ, बट कोई बात नहीं, डेटा बेस्ड क्वेश्चन था आपका, गलती हो जाती है इस तरीके की। नाउ